नमस्कार। अगर राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम राजस्थान के भूगोल की नींव को एक ही बार में इतना मजबूत कर लेंगे कि कोई भी सवाल मुश्किल लग ही नहीं सकता। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात तो सब मानते हैं कि किसी भी बड़ी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है ना? प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए राजस्थान का भूगोल ठीक वैसी ही एक मजबूत नींव है। आज हम इसी नींव के एक-एक पत्थर को, मतलब इसकी स्थिति, इसका विस्तार और हाँ, हाल में जो प्रशासनिक बदलाव हुए हैं ना, उन सबको भी विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले लाखों साल पीछे जाकर राजस्थान की पैदाइश की कहानी समझेंगे, फिर आज के नक्शे पर इसका पता ढूंढेंगे, इसकी सीमाओं को जानेंगे, इसके प्रशासनिक ढांचे को समझेंगे और फिर इसके खास भौगोलिक क्षेत्रों को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ सवालों से अपनी तैयारी भी परखेंगे। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं, क्योंकि आज के राजस्थान को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब धरती अपनी शक्ल ले ही रही थी। यकीन मानिए, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, राजस्थान की उत्पत्ति दो महान पूर्वजों से हुई है। एक है विशाल जमीन का टुकड़ा गोंडवाना लैंड और दूसरा है एक विशाल महासागर टेथिस सागर। आज राजस्थान में जो कुछ भी है, पहाड़, मिट्टी, मैदान, वो सब इन्हीं दोनों की विरासत है। ये नक्शा एक बहुत ही कमाल की कहानी बता रहा है। देखिए, जहां आज अरावली के पहाड़ और हड़ौती का पठार शांत से खड़े हैं, वो असल में गोंडवाना लैंड की मजबूत जमीन का हिस्सा थे। और जहां आज थार का सुनहरा रेगिस्तान और उपजाऊ पूर्वी मैदान फैले हैं, वहां कभी टेथिस नाम का एक विशाल समुद्र लहराता था। और ये फ्लोचार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ टेथिस सागर, जिससे हमें रेतीले मैदान और उपजाऊ घाटियां मिलीं, और दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड, जिसने हमें अरावली जैसे प्राचीन पहाड़ और पठार दिए। है ना कमाल की बात? अच्छा, राजस्थान की पैदाइश तो हमने जान ली, पर आज ये दुनिया के नक्शे पर है कहाँ? चलिए अब इसका पूरा बायोडेटा निकालते हैं। इसका एड्रेस, इसका आकार और इसकी शक्ल कैसी है। तो ग्लोब पर देखते हैं। अक्षांश यानी कि लेटी हुई लाइनों के हिसाब से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर यानी खड़ी लाइनों के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब दुनिया के नक्शे पर राजस्थान की लोकेशन उत्तर पूर्वी कोने में है। ये टेबल हमें दिखाती है कि राजस्थान की लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। दुनिया के हिसाब से उत्तर पूर्व में, एशिया के हिसाब से दक्षिण पश्चिम में, और भारत के लिए तो ये उत्तर पश्चिम का प्रहरी है, जो देश के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं राजस्थान के फैलाव की। उत्तर में कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंडा तक इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, और पश्चिम में कटरा से लेकर पूर्व में सिलाना तक इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, 869 किलोमीटर। इन चारों गांव के नाम तो जरूर याद रखने हैं, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जब राजस्थान के नक्शे को ध्यान से देखते हैं तो क्या नजर आता है? भूगोल वेत्ता टीएच हैंडले ने इसे बड़ी खूबसूरती से एक पतंग जैसा बताया है, यानी कि एक विषम कोणीय चतुर्भुज। ये आकृति राजस्थान की एक खास पहचान है। किसी भी राज्य की पहचान उसकी सीमाओं से होती है, और राजस्थान की सीमाएं तो और भी खास हैं। ये सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये सुरक्षा, संस्कृति और इतिहास की कहानियां भी कहती हैं। चलिए इन सीमाओं को और करीब से जानते हैं। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। इसमें से एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 18% यानी 1070 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा यानी 82% या 4850 किलोमीटर इंटर स्टेट बॉर्डर है, जो हमारे देश के दूसरे राज्यों से लगता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसे 17 अगस्त 1947 को तय किया गया था। ये 1070 किलोमीटर लंबी रेखा श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर के बाखासर पर जाकर खत्म होती है। ये दोनों जगह हैं और ये तारीख परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये एकदम लेटेस्ट, बिल्कुल ताज़ा जानकारी है। अब इस रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 6 जिले आते हैं। देखिए, जैसलमेर की सीमा तो हमेशा की तरह सबसे लंबी है, 464 किलोमीटर, लेकिन अब सबसे छोटी सीमा वाला जिला बदल गया है। ये है नया जिला फलोदी। तो इस अपडेट पर एक स्टार मार्क लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसियों की। राजस्थान की सीमाएं 5 भारतीय राज्यों को छूती हैं। सबसे लंबा साथ ये मध्य प्रदेश के साथ निभाता है, पूरे 1600 किलोमीटर का, और सबसे छोटा पर महत्वपूर्ण साथ है पंजाब के साथ, सिर्फ 89 किलोमीटर का।
अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो एक छोटा सा काम और कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट छूट ना जाए। और हाँ, इस सत्र के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उससे भी जरूर जुड़ें। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। यहां हाल में कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो हर जानकारी पर खास ध्यान देना होगा। तो आज की तारीख में ऑफिशियल स्थिति क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्य में कुल 41 जिले और 7 संभाग हैं। इन आंकड़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल नए और आधिकारिक हैं। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये 41 का आंकड़ा आया कहां से? तो हुआ कुछ यूं कि हाल ही में सरकार ने एक रिव्यू किया और कुछ नए प्रस्तावित जिलों और 3 नए संभागों पाली, बांसवाड़ा और सीकर के गठन को रद्द कर दिया। तो बस इसीलिए जो आज की ऑफिशियल गिनती है वो है 41 जिले और 7 संभाग। संभागों की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1949 में 5 के साथ शुरुआत हुई, फिर बीच में कुछ समय के लिए ये व्यवस्था बंद हो गई। 1987 में 6 संभागों के साथ इसकी वापसी हुई। 2005 में भरतपुर 7वां सदस्य बना और अब 2024 में कुछ उतार चढ़ाव के बाद हम फिर से 7 संभागों पर ही हैं। चलिए अब प्रशासनिक सीमाओं से आगे बढ़कर राजस्थान के उन सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं जहां से अक्सर एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं। ये नाम असल में राजस्थान की आत्मा है। अब इन 2 नामों पर खास ध्यान दीजिए, वागड़ और बांगड़। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं बिल्कुल अलग। वागड़ मतलब दक्षिण का वो हिस्सा जहां बारिश अच्छी होती है, और बांगड़ मतलब पुरानी थोड़ी बंजर मिट्टी का क्षेत्र। व से वर्षा, ब से बंजर। बस ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह मरु का मतलब है मरुस्थल जो हमें थैथिस सागर से मिला है, और मेरु का मतलब है पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत होता है जो हमें गोंडवाना लैंड की विरासत में मिला है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राजस्थान की पूरी भूवैज्ञानिक कहानी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास हाड़ौती का पठारी गौरव है, शेखावाटी की रंग बिरंगी हवेलियां हैं, मेवात का एक अलग ही सांस्कृतिक संगम है और मत्स्य का अपना ऐतिहासिक महत्व है। हर क्षेत्र अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो एक लंबा और मजेदार सफर हमने तय किया है। अब समय है ये देखने का कि हमने कितना सीखा। तैयार हो जाइए कुछ सवालों के लिए और फिर एक बहुत ही तेज रिवीजन के लिए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। याद कीजिए, हमने रैटक्लिफ रेखा के बारे में बात की थी। उसकी लंबाई कितनी थी? जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है सी, 1070 किलोमीटर। ये वही रैटक्लिफ रेखा है जो राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है और अब राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। अगला सवाल थोड़ा सा और गहरा है। जब रेगिस्तान में बारिश का पानी इकट्ठा होकर कुछ समय के लिए झीलें बना देता है तो उन प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है खाड़ीन। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि मरुस्थल में जीने की कला का एक प्रतीक है। पानी बचाने की ये एक बहुत पुरानी और अद्भुत तकनीक है। चलिए अब एकदम बिजली की रफ्तार से सब कुछ दोहराते हैं। क्षेत्रफल 3,42,239, भारत का हिस्सा 10.41%, आकृति पतंग जैसी, लंबाई 826, चौड़ाई 869, रेडक्लिफ 1070, सबसे छोटा पड़ोसी पंजाब, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश और सबसे नया आंकड़ा 41 जिले 7 संभाग। ये सारे तथ्य अब दिमाग में छप जाने चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, भूगोल सिर्फ तथ्य और आंकड़े रटना नहीं है। ये राजस्थान की धरती और उसके लोगों की धड़कनों को महसूस करने जैसा है। ये एक जीती जागती कहानी है जो हर पल बदल रही है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको इस कहानी से जुड़ने में मदद की होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एग्जाम की जान है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, ये वो टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं, ये तय है। तो आज का ये सेशन एक वन शॉट रहने वाला है जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल शुरू से आखिर तक हर वो फैक्ट, हर वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस बेहद जरूरी टॉपिक के लिए तैयारी कैसी है? क्या ये पता है कि अरावली कब बनी, या फिर ये 56 का मैदान आखिर है कहाँ? अगर मन में जरा सा भी डाउट है ना, तो आज के बाद वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये सेशन आपकी तैयारी को एक नई धार देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो विभाजन है इसका बेस क्या है, इसे कैसे बांटा गया है। फिर एक एक करके चारों प्रदेशों में चलेंगे, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, और इनकी पूरी डिटेल देखेंगे।
और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक क्विक समरी से अपनी तैयारी को फाइनल टच देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह की ज्योग्राफी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी नींव को समझना होता है, मतलब उसका भौतिक विभाजन। हम यही देखने वाले हैं कि राजस्थान को इन अलग अलग प्रदेशों में क्यों और किस आधार पर बांटा गया है। अच्छा, इसकी कहानी ना करोड़ों साल पुरानी है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब धरती पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसे कहते थे पैंजिया। फिर ये टूटा 2 हिस्सों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच जो विशाल समंदर था वो था टेथिस सागर। अब मजे की बात यह है कि हमारा जो राजस्थान है वो इन्हीं गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेषों से मिलकर बना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि थार का रेगिस्तान और हमारे पूर्वी मैदान वो तो बने हैं टेथिस सागर के हिस्से से, जबकि अरावली और हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड के प्राचीन हिस्से हैं। है ना कमाल की बात। अब बात आती है वर्गीकरण की। देखिए, इसमें 2 सिस्टम मेन हैं। सबसे पहले 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी किताब राजस्थान का भूगोल में राज्य को 7 हिस्सों में बांटा था। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती प्रयास था, लेकिन हम जिस पर फोकस करेंगे वो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये उच्चावच और जलवायु पर आधारित है और राजस्थान को 4 मेन प्रदेशों में बांटता है, और यही क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा माना जाता है। इन प्रदेशों के बनने का टाइम भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग में बनी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अपनी अरावली। उसके बाद क्रिटेशियस युग में बना दक्षिणी पूर्वी पठार। फिर आया प्लिस्टोसीन युग, जिसमें नदियों ने पूर्वी मैदान बनाए, और सबसे आखिर में, मतलब सबसे नया, टर्शियरी और प्लिस्टोसीन युग में बना पश्चिमी मरुस्थल। तो ये क्रम याद रखना है, सबसे पुराना है अरावली और सबसे नया है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो एक एक करके इन प्रदेशों की गहराई में जाने से पहले जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये हमें एक क्विक ओवरव्यू दे देगी। यहाँ देखिए, पश्चिमी मरुस्थल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, 61% से भी ज्यादा, और 40% आबादी यहाँ रहती है। दूसरी तरफ पूर्वी मैदान को देखिए, सिर्फ 23% एरिया, लेकिन आबादी 39%, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यही है। तो आप देख सकते हैं कि अरावली और पठारी प्रदेश एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही काफी छोटे हैं। ये टेबल ये बहुत बहुत जरूरी है, इसके आंकड़ों को दिमाग में बिठा लेना है। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े प्रदेश की तरफ, थाल का मरुस्थल। जैसा कि हमने अभी बात की, ये टेथिस सागर का ही बचा हुआ हिस्सा है। ये आंकड़े खुद बोलते हैं। राजस्थान के कुल एरिया का 61.11% हिस्सा, सोचिए, आधे से कहीं ज्यादा यही मरुस्थल है। और राज्य की 40% आबादी यहीं रहती है, जो इस रेगिस्तान को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक बनाती है। इस मरुस्थल की कुछ खास बातें हैं। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेषों पर हुआ। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 85%, भारत में है। यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम है। गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में 0 से भी नीचे। यहाँ गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। और हाँ, जैसलमेर का आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ये इस बात का सबूत है कि ये जगह हमेशा से रेगिस्तान नहीं थी। यहाँ जुरासिक काल के लकड़ियों के जीवाश्म मिले हैं। अच्छा, एक बात समझनी होगी कि ये पूरा मरुस्थल एक जैसा नहीं है। इसे बारिश के आधार पर 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। इन दोनों को अलग करती है 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। इस रेखा के पश्चिम वाला हिस्सा, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, उसे कहते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश। और इसके पूरब वाला हिस्सा, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वो कहलाता है अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश। अब जो चीज इस स्लाइड को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग तरह के रेत के टीले, जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। ये हवा की वजह से बनते हैं। इनमें से कुछ मेन हैं बरखान, जो आधे चांद जैसे दिखते हैं और बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप हवा के समकोण पर बनते हैं, और जब हवा कई दिशाओं से आती है तब बनते हैं तारा बालू का स्तूप। इन टीलों के प्रकार और इनकी बनावट से भी कई बार सवाल आ जाते हैं। चलिए, जो सीखा है उसे एक पुराने सवाल से टेस्ट करते हैं। सवाल है, रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है? देखिए, हमने पढ़ा कि 25 सेंटीमीटर की रेखा तो मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटती है, लेकिन यहाँ पूरे मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा पूछी है। इसका सही जवाब होगा 40 सेंटीमीटर। यही वो रेखा है जो मरुस्थल को बाकी राजस्थान से अलग करती है। कुछ जगह आपको 50 सेंटीमीटर भी मिलेगा, पर दिए गए विकल्पों में 40 सेंटीमीटर सबसे सही है। और ये कितना दिलचस्प है कि हम सबसे नए भूभाग से अब सीधे सबसे पुराने भूभाग की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज अरावली को।
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अरावली प्रदेश राज्य के सिर्फ 9% एरिया में फैला है और यहाँ 10% आबादी रहती है। भले ही ये एरिया में छोटा हो, पर इसका जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। अरावली के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। ये एक वलित यानी फोल्डेड पर्वत है, मतलब चट्टानों के मुड़ने से बनी, लेकिन करोड़ों सालों में घिस घिस कर अब ये एक अवशिष्ट यानी रेजिडुअल पर्वत बन चुकी है। इसकी तुलना अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत से की जाती है। इसकी टोटल लंबाई गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है और इसका लगभग 80% हिस्सा यानी 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। और हाँ, बनास, लूनी और साबरमती जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। और ये नंबर, इसको तो बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है, 1722 मीटर्स। ये सिरोही जिले में मौजूद गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो सिर्फ अरावली की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात, अगर ये विश्लेषण पसंद आ रहा हो और इसी तरह अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। तो अब अरावली के पूरब की तरफ चलते हैं, राजस्थान के सबसे उपजाऊ इलाके की तरफ, पूर्वी मैदान। इसे सच में राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। ये इलाका है तो सिर्फ 23% जमीन पर, लेकिन अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पानी की वजह से ये राज्य की 39% आबादी को पालता है। इसीलिए ये राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इस पूरे मैदानी इलाके को नदियों के हिसाब से 4 मेन बेसिन में बांटा गया है। उत्तर में है बाणगंगा बेसिन, फिर बनास और उसकी सहायक नदियों का बनास बेसिन। इसके बाद आता है चंबल का इलाका, जो अपने बीहड़ों के लिए फेमस है। और दक्षिण में है मध्य माही बेसिन, जिसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। चलिए कुछ खास लोकल टर्म्स को भी समझ लेते हैं, जैसे छप्पन का मैदान। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का एक समूह है। ये माही नदी से सींचा हुआ एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति, जिसे इंग्लिश में बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ये चंबल नदी के तेज बहाव से मिट्टी के कटाव के कारण बनी ऊबड़ खाबड़ गहरे खड्डों वाली जमीन है। ये एरिया सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैला है और इसे डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और अब आखिर में चलते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी कोने में हाड़ौती के पठार की तरफ। ये वो इलाका है जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। हाड़ौती क्षेत्र, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, राज्य के लगभग 7% मतलब 6.89% हिस्से में फैला है और यहाँ 11% आबादी रहती है। ये इलाका अपनी काली मिट्टी और मसालों की खेती के लिए मशहूर है। इसकी खासियत है इसका ज्वालामुखी लावा से बनना। यहाँ मिलने वाली मीडियम काली मिट्टी जो कपास के लिए बेस्ट है और यहाँ की अति आर्द्र जलवायु। ये राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है और झालावाड़ जिला तो सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है। इसे आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। लीजिए, तो हमने चारों भौतिक प्रदेशों को अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है कि कुछ प्रैक्टिस सवालों और एक क्विक समरी से अपने ज्ञान को और पक्का कर लिया जाए। पहला सवाल, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जरा सोचिए, हमने माही बेसिन और 56 गांवों के समूह की बात कहाँ की थी? याद आया? बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दूसरा सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट पर है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? यहाँ ध्यान देना है निर्माण प्रक्रिया पर, ना कि आज की स्थिति पर। तो इसका सही जवाब होगा बी, वलित या फोल्डेड पर्वतमाला। हाँ, आज की तारीख में ये एक अवशिष्ट पर्वत है। और ये रही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे काम की टेबल। एक ही स्लाइड पर चारों प्रदेशों के सबसे जरूरी पॉइंट्स का कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि मरुस्थल और मैदान टेथिस सागर के अवशेष है, जबकि अरावली और पठार गोंडवानालैंड के। एरिया में मरुस्थल सबसे बड़ा है, पर पॉपुलेशन डेंसिटी में पूर्वी मैदान आगे है। सबसे ऊंची चोटी सिर्फ अरावली की याद रखनी है, गुरु शिखर। और मिट्टी भी साफ है, मरुस्थल में बलुई, अरावली में पर्वतीय, मैदान में जलोढ़ और पठार में काली। एग्जाम से ठीक पहले देखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। उम्मीद है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर ये डिटेल्ड सेशन आपकी तैयारी में मदद करेगा। हमने हर जरूरी पहलू को कवर करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे ही और गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगला सेशन मिस न हो। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। नमस्कार, चलिए आज राजस्थान की जलवायु को समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
क्या आपको पता है कि राजस्थान का एक ही जिला ऐसा है जो सबसे गर्म भी रहता है और सबसे ठंडा भी? जी हाँ, ऐसे ही कई मजेदार और जरूरी फैक्ट्स हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में, जो ना सिर्फ जानने में अच्छे लगते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से समझेंगे ताकि कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जलवायु का परिचय देखेंगे, फिर उन फैक्टर्स को समझेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ की प्रमुख ऋतुओं और सबसे जरूरी इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में पिछले सालों में आए कुछ सवाल भी देखेंगे और एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जलवायु आखिर है क्या। अक्सर हम लोग मौसम और जलवायु को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनके बीच एक बड़ा फर्क है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो जलवायु क्या है? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मौसम तो किसी के आज के मूड जैसा है, जो सुबह अच्छा शाम को खराब हो सकता है। पर जलवायु उसके पूरे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की तरह है, जो लंबे समय में बनती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो किसी भी जगह पर पिछले 30 सालों के मौसम का जो औसत होता है, उसे ही हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। ये जो 30 साल का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं अपने राजस्थान की जलवायु की खासियतों पर। तो यहाँ की जलवायु मोटी मोटी उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और मानसूनी टाइप की है। पर जो सबसे बड़ी पहचान है वो है यहाँ के तापमान में जमीन आसमान का अंतर। जरा सोचिए, गर्मियों में पारा 49 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहीं सर्दियों में कुछ जगहों पर 0 से भी नीचे। और बारिश, वो तो यहाँ बहुत कम और भरोसे के लायक नहीं होती। कब होगी, कितनी होगी, कुछ पता नहीं। इसीलिए यहाँ सूखे और अकाल की स्थिति बनी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई राजस्थान की जलवायु ऐसी है क्यों? इसमें इतनी वैरायटी क्यों है? इसके पीछे कई भौगोलिक कारण काम करते हैं। आइए एक एक करके उनको समझते हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु को कंट्रोल करने वाले ये कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे इसकी अक्षांशीय स्थिति, यानी ये ग्लोब पर कहाँ है, समुद्र से इसकी दूरी कितनी है, अरावली पर्वत की दिशा और ऊंचाई, और यहाँ के पेड़ पौधे। चलिए अब इनमें से जो सबसे जरूरी हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं और गर्मी ज्यादा होती है। दूसरा बड़ा कारण है समुद्र से दूरी। देखिए, समुद्र एक एसी की तरह काम करता है, अपने आसपास के मौसम को ना ज्यादा गर्म होने देता है ना ज्यादा ठंडा। पर अपना राजस्थान तो समुद्र से बहुत दूर है, इसी वजह से यहाँ का मौसम एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी। और अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैक्टर, अरावली पर्वतमाला। आप इसे राजस्थान की जलवायु का गेटकीपर समझ सकते हैं, पर एक ऐसा गेटकीपर जो मानसूनी हवाओं को रोकता नहीं बल्कि उनके साथ साथ खड़ा होकर उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है। अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आती हैं, वो अरावली के पैरेलल यानी समानांतर बिना टकराए सीधी निकल जाती हैं। नतीजा, पश्चिमी राजस्थान बेचारा सूखा रह जाता है। इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। चलिए अब राजस्थान में साल भर चलने वाले ऋतुओं के चक्र और उनकी खासियतों को समझते हैं। वैसे तो मुख्य 3 ऋतुएं हैं, पर पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम इन्हें 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो ये हैं वो 4 ऋतुएं। एक तो है झुलसा देने वाली गर्मी, जो मार्च से जून तक रहती है। फिर आती है उमस भरी बारिश, जून से सितंबर तक। उसके बाद मौसम सुहाना होता है शरद ऋतु में, अक्टूबर नवंबर में, जिसे मानसून का लौटना भी कहते हैं। और आखिर में आती है कड़ाके की सर्दी, दिसंबर से फरवरी तक। अब गर्मियों की बात हो और लू का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लू सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में चलने वाली बहुत ही सूखी और शरीर को झुलसा देने वाली हवाएं हैं। ये एक लोकल हवा है और एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि लू क्या है या ये किस मौसम की खासियत है। बारिश के मौसम में मानसून हमारे यहाँ 2 रास्तों से आता है। एक है अरब सागर वाली ब्रांच, जो राजस्थान में सबसे पहले घुसती तो है, पर जैसा हमने समझा अरावली की वजह से ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। वहीं दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच, जो पूरब से आती है और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी बारिश करती है। अब एक बहुत ही खास बारिश की बात करते हैं, सर्दियों की बारिश, जिसे यहाँ की भाषा में मावट कहते हैं। ये मानसूनी बारिश बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत दूर भूमध्य सागर से उठने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है इसका सोर्स यानी भूमध्य सागर और इसका टाइम यानी सर्दियाँ, दोनों ही पूछे जाते हैं। इस मावट को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें भी कहते हैं।
अब ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये सर्दियों में रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए अमृत के बराबर होती है। इससे पैदावार इतनी अच्छी हो जाती है कि मानो सोना बरस रहा हो। ये फैक्ट तो एग्जाम्स का फेवरेट है, कई बार आ चुका है। और अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी और हाँ, थोड़े से मुश्किल हिस्से पर, जलवायु का वर्गीकरण। हम कोपेन, ट्रिवार्थ और थॉर्नवेड इन तीनों के वर्गीकरण को एक-एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण की। ये सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोपेन का मानना था कि किसी भी जगह के पेड़ पौधे यानी वनस्पति वहां की जलवायु का सबसे अच्छा आईना होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने वर्गीकरण का बेस वनस्पति, तापमान और बारिश इन 3 चीजों को बनाया। तो कोपेन ने राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा। जरा इस नक्शे पे नजर डालिए, आपको 4 अलग-अलग रंग दिख रहे होंगे, BHW, BSHW, CWG और AW। चलिए अब इन अजीब से कोड्स का और इन इलाकों का मतलब समझते हैं। चलिए इस टेबल को डीकोड करते हैं। कोपेन का कोड AW का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड जलवायु, जो दक्षिणी राजस्थान के वागड़ और हाड़ौती एरिया में मिलती है। BSHW है सेमी एरिड स्टेपी जलवायु, जो लूनी बेसिन और शेखावाटी में है। सबसे बड़ा एरिया है BWHW, यानी एकदम सूखा रेगिस्तान, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिले आते हैं। और आखिर में CWG है सेमी ह्यूमिड जलवायु, जो अरावली के पूर्व के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। कोपेन के बाद अब ट्रिवार्थ के वर्गीकरण को देखते हैं। ट्रिवार्थ ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोपेन के सिस्टम को ही और आसान बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि वर्गीकरण का मेन हीरो तो रेनफॉल यानी बारिश ही होनी चाहिए, क्योंकि वही तो पेड़ पौधों और जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ट्रिवार्थ के नक्शे में भी आपको 4 हिस्से दिखेंगे, BWH, BSH, CW और AW। ये कोड्स कोपेन से काफी मिलते जुलते हैं। BWH सूखा रेगिस्तान है, BSH सेमी एरिड स्टेपी, CW सेमी ह्यूमिड और AW ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। बस थोड़ा बहुत इलाकों का बंटवारा कोपेन से अलग है। अब आते हैं आखिरी और सबसे साइंटिफिक माने जाने वाले वर्गीकरण पर, थॉर्नवेड का। इन्होंने एक कदम और आगे की सोची। इन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि पानी कितना बरसा, बल्कि ये भी देखा कि गर्मी से पानी उड़ा कितना, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। बारिश और भाप बनकर उड़ने वाले पानी के इसी बैलेंस को वनस्पति से जोड़कर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया, जो ज्यादा सटीक पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। बाईं तरफ के चार्ट में थॉर्नवेड के कोड्स की डिटेल हैं और दाईं तरफ का नक्शा बताता है कि राजस्थान में ये कहाँ-कहाँ लागू होते हैं। राजस्थान के लिए हमें इनके 4 कोड याद रखने हैं, EADW, DBW, DAW और CAW। तो सबसे जरूरी काम है इन कोड्स को उनके जिलों से मैच करना। EAW सबसे बड़ा सूखा रेगिस्तानी एरिया है, जिसमें पश्चिमी जिले आते हैं। DBW उत्तरी राजस्थान में है, जिसमें गंगानगर, चूरू जैसे जिले हैं। DAW में बीच का और पूर्वी राजस्थान का बड़ा हिस्सा आता है। और CAW दक्षिण पूर्वी नमी वाला एरिया है। तो ये थे जलवायु के 3 सबसे जरूरी वर्गीकरण। मैं जानता हूं कि हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, पर उम्मीद है कि इस तरह से टेबल और मैप के साथ समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये डिटेल में समझाना पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोट्स के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। चलिए अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। अब तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसे असली परीक्षा के सवालों पर लगाकर देखते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स को दोहराते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये सवाल 2021 के एक एग्जाम में आया था। स्क्रीन पर दिए गए जोड़ों को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि हमने कोपेन के वर्गीकरण में क्या पढ़ा था। सही जवाब खोजने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जिसमें A और D को सही माना गया है। चलिए देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा था कि भरतपुर CWG जोन में है तो A सही है, डूंगरपुर AW जोन में है तो D भी सही है। C क्यों गलत है? क्योंकि गंगानगर BWHW में आता है, BSHW में नहीं। इसलिए A और D वाला ऑप्शन ही सही है। ये 2018 का एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। मई जून में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, उनका कारण क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए और सही कारण के बारे में सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी सिर्फ A सही है। देखिए होता क्या है कि गर्मियों में जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उससे लगकर जो हवा होती है वो भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इसी प्रोसेस को संवहन धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं और इन्हीं की वजह से ये भयंकर धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिस सवाल करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बांसवाड़ा, माउंट आबू, झालावाड़ या चूरू। सही जवाब है 3 झालावाड़।
अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिस पर गौर करना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान, तो जवाब होगा माउंट आबू। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, तो जवाब होगा झालावाड़। एग्जाम में ये छोटा सा फर्क एक नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। तो चलिए अब जाते जाते एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं और उन सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। तो चलिए रैपिड फायर। सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला झालावाड़, सबसे कम बारिश जैसलमेर, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू, बारिश के दिनों का औसत 29 दिन, और सबसे जरूरी पैटर्न बारिश दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। जिस तरह से दुनिया भर में जलवायु बदल रही है, आपको क्या लगता है अगले 30 सालों में राजस्थान में कोपेन के BWHW यानी सूखे रेगिस्तान और BSHW यानी आधे सूखे रेगिस्तान की सीमाएं कैसे बदल सकती हैं? क्या रेगिस्तान और बढ़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। आइए आज राजस्थान की मृदा के इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। मृदा या मिट्टी सिर्फ धूल या रेत का ढेर बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह वो जीवित आवरण है जिस पर हमारी पूरी कृषि और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक विविधताओं वाले राज्य की मिट्टी को समझना एक बेहद निर्णायक और सच कहा जाए तो काफी रोचक विज्ञान है। तो चलिए इस कंसेप्ट को आज जड़ से समझते हैं। आज के इस पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मृदा के बिल्कुल बेसिक परिचय और इसके संगठन से। उसके बाद इसके सामान्य और वैज्ञानिक वर्गीकरण को डिकोड करेंगे। फिर उन प्रमुख समस्याओं पर बात करेंगे जिनसे राजस्थान की मिट्टी जूझ रही है। और अंत में एक क्विक रिवीजन और कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ इस पूरे टॉपिक को पक्का कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मृदा का परिचय और उसका संगठन। आखिर कृषि की इस नींव के अंदर क्या क्या छिपा है? जमीन के नीचे का ये गणित बड़ा ही दिलचस्प है। अगर एक आदर्श मिट्टी के संगठन को देखा जाए तो उसका 45% हिस्सा पूरी तरह से खनिज पदार्थों का होता है जो चट्टानों के टूटने से बनते हैं। 25% जल और 25% वायु की मौजूदगी ये साबित करती है कि एक स्वस्थ मिट्टी को भी सांस लेने और नमी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। और बचा हुआ जो ये 5% जैविक तत्व या ह्यूमस है, दरअसल वही मिट्टी की असली जान है। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि मृदा सिर्फ कोई निर्जीव चीज नहीं है, ये एक अत्यंत गतिशील और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका निर्माण कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि पृथ्वी की पपड़ी पर हजारों लाखों सालों तक हवा, पानी और तापमान के थपेड़ों से जब चट्टानें टूटती हैं, तब जाके ये जीवन देने वाली परत तैयार होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, मृदा का सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान की भौगोलिक विविधता हमें रंग और क्षेत्र के आधार पर 8 पारंपरिक प्रकार की मिट्टियां देती है। अगर हम पारंपरिक वर्गीकरण के पहले 4 प्रकारों पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान की रेतीली मृदा राज्य के सबसे बड़े हिस्से पर राज करती है। उर्वरता कम होने के बावजूद ये बाजरा के लिए एकदम सही है। थोड़ा नीचे लूनी बेसिन में उतरें तो भूरी रेतीली मृदा मिलती है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत फॉस्फेट की प्रचुरता है। वहीं पूर्वी मैदानों की जलोढ़ मृदा तो कृषि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये अत्यधिक उपजाऊ है और गेहूं सरसों की बम्पर पैदावार देती है। बाकी 4 प्रकारों में दक्षिणी राजस्थान की लाल दोमट मृदा काफी खास है, जिसका ये सुर्ख लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। लेकिन यहाँ जिस मृदा पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है हाड़ौती क्षेत्र की काली मृदा, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। क्ले की अधिकता के कारण ये मिट्टी लंबे समय तक नमी को अपने अंदर कैद रख सकती है और इसीलिए ये कपास और सोयाबीन के लिए पूरे राज्य में सबसे मशहूर है। सामान्य वर्गीकरण के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे उन्नत और तकनीकी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, वैज्ञानिक और विभागीय वर्गीकरण। खैर, इस भारी भरकम वैज्ञानिक डेटा से निपटने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। इस तरह की गहराई से शोध किए गए और परीक्षा उन्मुख विश्लेषण कभी ना छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। चलिए वापस विषय पर आते हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने बहुत ही बारीकी से राज्य की मिट्टी को 14 विशिष्ट प्रकारों में बांटा है। इस वर्गीकरण के पहले हिस्से में कुछ नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे जिप्सी फरस मृदा का सीधा कनेक्शन सिर्फ बीकानेर से है। वहीं श्री गंगानगर में रेवेरिना और साइरोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है। इन विशिष्ट नामों को उनके जिलों के साथ याद रखना बेहद जरूरी है। विभागीय वर्गीकरण में आगे देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक बदलाव नजर आता है। मध्य अरावली की नवीन भूरी मृदा से सफर शुरू होकर हाड़ौती क्षेत्र की मध्यम गहरी काली मृदा तक पहुंचता है। ध्यान दें कि भरतपुर और अलवर बेल्ट की नवीन जलोढ़ मृदा राज्य में सबसे उन्नत खेती का आधार मानी जाती है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक वर्गीकरण की। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि मिट्टी के कणों के आकार और वहां की जलवायु को आधार मानकर पूरे राजस्थान को 5 प्रमुख वैज्ञानिक जोन्स में बांट देता है। आइए इन भारी भरकम USDA शब्दों को उन सीधे तथ्यों में बदलते हैं जो परीक्षा में बार बार टकराते हैं। याद रखें, एंटी-सॉल वह मृदा है जिसका राजस्थान में सबसे बड़ा विस्तार है। दूसरी तरफ वर्टिसॉल क्ले से भरपूर हाड़ौती का पावर हाउस है। क्योंकि ये नमी सोखती है, सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और एल्फीसॉल वह जलोढ़ मृदा है जो पूर्वी मैदानों को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। हम मिट्टी के महत्व को तो समझ गए, लेकिन चौथा पड़ाव हमें एक कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। प्रमुख मृदा समस्याएं और उनके पारिस्थितिक खतरे। अपरदन या कटाव को अक्सर मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसे 2 सबसे बड़े विलन चला रहे हैं। पहला, पश्चिमी मरुस्थलों में तेज हवाओं द्वारा होने वाला वायु अपरदन, जो उपजाऊ ऊपरी परत को उड़ाकर बालू का स्तूपों का विस्तार कर रहा है। और दूसरा है जल अपरदन, जो चंबल नदी के आक्रामक बहाव के कारण हावी है। इसने लाखों हेक्टेयर अच्छी खासी जमीन को भयानक बीहड़ों और खाइयों में तब्दील कर दिया है। अपरदन के अलावा भी हमारी मिट्टी कई बीमारियों से दम तोड़ रही है। इंदिरा गांधी नहर के आसपास पानी के लगातार रिसाव से सेम यानी जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। खासकर हनुमानगढ़ के बड़ोपल में अत्यधिक सिंचाई के कारण जमीन पर नमक की एक सफेद परत जम जाती है, जिसे लवणता कहते हैं। और हाँ, अगर आधुनिक अध्ययनों की माने तो राजस्थान की मिट्टी में जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी देखी जा रही है, जो सीधा फसल के उत्पादन पर प्रहार कर रही है। इस रेंगती हुई मृत्यु से निपटने के लिए हमें कुछ बेहद ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाने ही होंगे। वायु अपरदन को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें यानी रक्षक मेखलाएं लगानी होंगी। जल भराव या सेम की समस्या से जूझ रहे इलाकों में सफेदा या यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत कारगर हैं। इसके अलावा क्षारीयता के जहर को काटने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग और मिट्टी की प्राकृतिक ताकत लौटाने के लिए फसल चक्र अपनाना समय की सबसे बड़ी मांग है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, क्विक रिवीजन और अभ्यास। चलिए देखते हैं कि अब तक सीखी गई बातें कितनी याद रहीं। ये बुलेट पॉइंट्स किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, इन्हें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। राज्य में सबसे ज्यादा हिस्सा एंटीसोल का है। वर्टिसॉल कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। लाल दोमट मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड से आता है। सबसे ज्यादा हवा से कटान जैसलमेर में है और पानी से चंबल में। और हाँ, क्षारीयता का पक्का इलाज जिप्सम है, जबकि जलभराव का इलाज सफेदा है। तो चलिए एक छोटे से प्रश्न से परीक्षण करते हैं। USDA के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आर्द्र और क्ले युक्त हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा बूंदी के बेल्ट में कौन सा मृदा प्रकार हावी है? इन विकल्पों पर जरा गौर करें। बिल्कुल सही, इसका जवाब है वर्टिसॉल। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र की गहरी काली क्ले युक्त मिट्टी नमी को काफी लंबे समय तक रोक कर रखती है, जो इसे कपास और सोयाबीन जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए राज्य की सबसे बेहतरीन मिट्टी बनाती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो पारिस्थितिक खतरों से जुड़ा है। राजस्थान का वह कौन सा नदी बेसिन है जो अत्यधिक जल अपरदन या अवनलिका अपरदन के लिए कुख्यात है, जहां भयानक बीहड़ों का निर्माण होता है? इसका अचूक जवाब है चंबल बेसिन। चंबल नदी के बेकाबू और आक्रामक पानी के बहाव ने वहां की मिट्टी को इस कदर काटा है कि लाखों हेक्टेयर जमीन बीहड़ या खाइयों में बदल गई है, जहां सामान्य रूप से ट्रैक्टर चलाना या खेती करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इस अंतिम प्रश्न के साथ एक बहुत ही गंभीर विचार छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ पश्चिम में मरुस्थल हवा के साथ आगे बढ़ रहा है और पूर्व में बीहड़ की खाइयां और गहरी होती जा रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के इस दौर में राजस्थान की इस जीवित त्वचा को रेंगती हुए मृत्यु से बचाने के लिए आधुनिक विज्ञान और हमारी पुरानी पारंपरिक पद्धतियों का तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भविष्य के हर प्रशासक और योजनाकार को सोचना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और हर कंसेप्ट को इसी तरह गहराई से समझते रहें। नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, यहाँ का अपवाह तंत्र, मतलब यहाँ की नदियों का पूरा नेटवर्क। देखिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उन सारे एडवांस्ड फैक्ट्स तक को कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर राजस्थान के तीनों अपवाह तंत्रों को, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह, इनको एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम जल संरक्षण की जो हमारी पारंपरिक विधियां हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी को और भी पक्का करेंगे। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं।
क्या कभी सोचा है कि राजस्थान की ज्यादातर नदियों का पानी समुद्र तक पहुंच ही क्यों नहीं पाता? आखिर जाता कहाँ है? तो इसका जवाब छिपा है यहाँ की खास भौगोलिक बनावट में, जिसमें थार के रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। चलिए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, राजस्थान के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ये 60% का आंकड़ा। जी हाँ, 60% हिस्सा है आंतरिक अपवाह का। मतलब यहाँ की ज्यादातर नदियां राज्य से बाहर निकल ही नहीं पाती, वो मरुस्थल की रेत में ही कहीं गुम हो जाती हैं। और बाकी जो बची, उनमें से 23% बंगाल की खाड़ी तक और 17% अरब सागर तक अपना सफर तय करती हैं। इस पूरे सिस्टम की जो मास्टर की है वो है अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक दीवार की तरह काम करती है। इसके पूर्व से जो नदियां निकलती हैं वो अपना रास्ता बंगाल की खाड़ी की तरफ बना लेती हैं, और जो पश्चिम से निकलती हैं वो अरब सागर की ओर बह जाती हैं। बस यही एक सिंपल सा डिवीजन पूरे ड्रेनेज पैटर्न को डिफाइन करता है। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। पहली बात, यहाँ की ज्यादातर नदियां मौसमी है, मतलब सिर्फ मानसून में ही इनमें पानी होता है। दूसरी, जैसा कि हमने देखा, रेगिस्तान की वजह से आंतरिक प्रवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज सबसे ज्यादा है। और ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल रट लीजिए। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है कोटा, और बीकानेर व चूरू ये 2 ऐसे जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो अब हम अपने पहले सिस्टम की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये कुल अपवाह का लगभग 23% हिस्सा कवर करता है। इसमें जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं चंबल और उसकी सहायक नदियां। ये सभी नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना के जरिए इनका पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। अब जरा चंबल नदी के कुछ खास तथ्य देखिए। इसका एक उपनाम है राजस्थान की कामधेनु। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 12 नदी है, साल भर बहती है। ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड्स। अपने तेज बहाव से ये मिट्टी को बहुत गहराई तक काट देती है, जिससे बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं। और हाँ, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात वो भी इसी नदी पर है। अब अगली नदी है बनास, जिसे वन की आशा भी कहा जाता है। यहां पर एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। बनास पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये नदी राजस्थान में ही शुरू होती है और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है, राज्य से बाहर नहीं जाती। इसके अलावा राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया वो भी बनास नदी का ही है। चंबल और बनास के अलावा भी इस सिस्टम में कई और सहायक नदियां हैं, जैसे कि बेड़च, जिसे आयड़ भी कहते हैं, गंभीरी, पार्वती और काली सिंध। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नदी नेटवर्क बनाती हैं जो पूर्व की ओर बहता है। तो चलिए अब अरावली के पश्चिम की ओर चलते हैं और अरब सागर के अपवाह तंत्र को समझते हैं। ये कुल एरिया का करीब 17% है। इसमें मुख्य तौर पर 4 नदियां आती हैं, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। इस सिस्टम की सबसे मशहूर नदी है लूनी। इसकी खासियत क्या है? इसका आधा मीठा आधा खारा होना। बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद रेगिस्तान की जो खारी मिट्टी है उसके संपर्क में आने से ये खारी हो जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसके उप बेसिन की संख्या भी राज्य में सबसे ज्यादा यानी 12 है। अब बात करते हैं माही नदी की। इसे वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है और इसी के किनारे बेणेश्वर धाम पर सोम, माही और जाखम नदियों का वो पवित्र त्रिवेणी संगम होता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। और ये रहा माही नदी से जुड़ा वो फैक्ट जो अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माही भारत की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये राजस्थान में एक उल्टे यू शेप में बहती है और इसी घुमावदार रास्ते में ये 2 बार कर्क रेखा को पार कर जाती है। इस तंत्र में 2 और नदियां हैं, पश्चिमी बनास और साबरमती। यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी बनास है जो बनास नदी से बिल्कुल अलग है। ये दोनों ही नदियां निकलती तो राजस्थान से हैं, लेकिन इनका ज्यादातर बहाव क्षेत्र गुजरात में है। तो अब हम आ गए हैं राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे अनोखे ड्रेनेज सिस्टम पर, आंतरिक अपवाह तंत्र। याद है ना, ये 60% हिस्से को कवर करता है। ये वो नदियां हैं जो थार मरुस्थल की वजह से कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती और रास्ते में ही रेत में समा जाती हैं। अच्छा, इस सिस्टम को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप यानी सेंट्रीपेटल पैटर्न। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कई सारी नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही जगह पर, मान लीजिए किसी झील में आकर मिल जाती हैं, और राजस्थान में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारी सांभर झील।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुरुतमती जैसी नदियां चारों तरफ से बहकर आती हैं और सांभर झील में अपना पानी घिराती हैं। और यहाँ एक खास फैक्ट ये है कि मेंथा नदी ही इस झील में सबसे ज्यादा नमक यानी लवण बहा कर लाती है। आंतरिक प्रवाह की इन दो नदियों में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। घग्गर नदी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, ठीक है, लेकिन कांतली नदी पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लग रही है और आप ऐसे ही और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। चलिए, नदियों की बात तो हमने कर ली, पर एक ऐसे प्रदेश में जहां पानी की इतनी कमी है, वहां पानी को बचाना भी तो उतना ही जरूरी है। और इस मामले में राजस्थान के पास पारंपरिक जल संरक्षण विधियों की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। यह राजस्थानी कहावत यहाँ पानी का महत्व कितनी खूबसूरती से बताती है। घी ढुलिया म्हारा की नहीं जासी, पानी ढुलिया म्हारो जी बले। इसका मतलब है कि घी गिर जाए तो शायद उतना अफसोस ना हो, पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो दिल जलता है। इसी सोच ने यहाँ जल संरक्षण की अद्भुत तकनीकों को जन्म दिया है। ये हैं कुछ प्रमुख पारंपरिक जल संरचनाएं। बावड़ी यानी सीढ़ियों वाला कुआं, जिससे पानी का लेवल कम होने पर भी आसानी से पानी लिया जा सके। नाड़ी एक छोटा तालाब होता है। तोबा, जो नाड़ी से थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। और झालरा, जो किसी ऊंचे तालाब या झील के रिसाव से पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए, अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। कुछ सवाल जवाब हो जाएं? तैयार हैं? पहला सवाल बहुत ही सीधा है। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? याद कीजिए, हमने बात की थी कि ये नदी साल भर बहती है, इसीलिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है चंबल नदी। अपने 12 मासी होने के गुण के कारण ही इसे ये उपनाम दिया गया है। अगला सवाल, और इस पर ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, सही जवाब है बनास नदी। याद रखेगा, चंबल राज्य की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बनास पूरी तरह से राज्य के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये रहा आखिरी सवाल, एक ऐसा फैक्ट जो बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के वो कौन से 2 जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है? सही जवाब है बीकानेर और चूरू। ये फैक्ट तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे चैप्टर का सार है। चंबल राज्य की सबसे लंबी, बनास पूरी तरह राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया, लूनी आधी मीठी आधी खारी, और माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस राज्य की 60% नदियां समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, वहां पानी का भविष्य किस पर निर्भर करेगा? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर या हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक विधियों पर? या शायद जवाब इन दोनों के संगम में छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो आंखों के सामने थार का रेगिस्तान और रेत के टीले आ जाते हैं, है ना? पर यह कितनी कमाल की बात है कि वही रेगिस्तानी प्रदेश इतनी शानदार और ऐतिहासिक झीलों का घर भी है। ये झीलें सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि ये राजस्थान की इकोनॉमी, इकोलॉजी और इतिहास सबकी जान है। और हाँ, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक इतना जरूरी है कि यहाँ से सवाल बनना लगभग तय होता है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और राजस्थान की झीलों के हर एक पहलू को एकदम साफ साफ समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होगी झीलों के एक इंट्रोडक्शन से, फिर हम खारे और मीठे पानी की झीलों को डिटेल में जानेंगे। एग्जाम के लिए जो खास बातें हैं उन पर फोकस करेंगे, कुछ पुराने सवाल हल करेंगे और आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो शुरू किया जाए। देखिए, राजस्थान की झीलों को समझने के लिए सबसे पहले उन्हें बांटना जरूरी है, मतलब उनका वर्गीकरण। और यह वर्गीकरण होता है पानी के नेचर के आधार पर कि वो खारा है या मीठा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों तरह की झीलों के बनने की वजह। जो खारे पानी की झीलें हैं, जो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं, उन्हें माना जाता है प्राचीन टेथिस सागर का बचा खुचा हिस्सा, मतलब करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र था। और एग्जाम के लिए जो याद रखना है वो ये कि सबसे ज्यादा खारी झीलें नागौर जिले में हैं। दूसरी तरफ है मीठे पानी की झीलें, जिनका सोर्स है बारिश का पानी और नदियां, और इनकी सबसे ज्यादा संख्या उदयपुर में है, तभी तो उसे झीलों की नगरी कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले बड़े हिस्से पर, खारे पानी की झीलें। ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक लाइफलाइन है, खासकर नमक बनाने के मामले में।
जरा इस नंबर को देखिए, 8.7%। ये एक अकेला आंकड़ा सांभर झील की अहमियत बताने के लिए काफी है। सोचिए, पूरे भारत में जितना नमक बनता है उसका लगभग 8.5% अकेले सांभर झील से आता है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांभर झील की। ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड खारी झील है। इसकी लोकेशन भी बड़ी यूनिक है। ये 3 जिलों जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमाओं को टच करती है। मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला जैसी नदियां अपना पानी इसी में गिराती हैं। लेकिन जो बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है वो है इसका रामसर साइट होना। ये दर्जा इसे 1990 में मिला था और इसी वजह से ये फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत जरूरी जगह है। अब सवाल उठता है कि ये रामसर साइट है क्या? तो देखिए, 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक इंटरनेशनल समझौता हुआ। इसके तहत दुनिया भर की उन वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियों को चुना जाता है जो इकोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। फिर उन्हें बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। तो सांभर का रामसर साइट होना उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सांबर के बाद 2 और बहुत खास खारी झीलें हैं, पचपदरा और डीडवाना। इस टेबल से दोनों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पचपदरा जो बालोतरा में है, वहां से सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाने वाला नमक मिलता है क्योंकि उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी से पारंपरिक तरीके से नमक बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर नागौर की डीडवाना झील का नमक खाने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें सोडियम सल्फेट होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कपड़ा और कागज जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। इनके अलावा भी कुछ और खारी झीलें हैं जिनके नाम और जगह अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। चलिए इन्हें आराम से देखते हैं। लूणकरणसर, यह है बीकानेर में। खास बात यह है कि ये उत्तरी राजस्थान की अकेली खारी झील है। फिर है ताल छापर, ये चूरू में है जो काले हिरणों के लिए मशहूर है। जैसलमेर में है कावोद और पोकरण। सीकर जिले में रेवासा और कछोर हैं। और आखिर में कुचामन, ये नागौर में है। बस इनके नाम और जिले याद रखने हैं। इससे पहले कि हम मीठे पानी की झीलों की दुनिया में आगे बढ़ें, एक छोटी सी जानकारी। अगर इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के नोट्स और आने वाले अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इससे तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अब राजस्थान के शाही इतिहास और विरासत की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मीठे पानी की झीलों की ओर। इनमें से ज़्यादातर झीलें इंसानों की बनाई हुई हैं, जिन्हें उस वक्त के राजा महाराजाओं ने अकाल से बचने, सिंचाई और पीने के पानी के लिए बनवाया था। ये उनकी एक शानदार विरासत हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयसमंद झील की, जिसे ढेभर झील के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है। इसे महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर बनवाया था। इस झील की सबसे मजेदार बात है इस पर बने 60 टापू मतलब आइलैंड्स। इनमें सबसे बड़े का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का प्यारी। और हाँ, एग्जाम के लिए ये 2 नहरें भी बहुत जरूरी हैं, श्यामपुरा और भाट, जो सिंचाई के लिए इसी झील से निकाली गई हैं। अब हम एक ऐसी झील की बात करेंगे जो सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मिशन का प्रतीक है, राजसमंद झील। इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत के काम के तहत करवाया था। सोचिए, उस जमाने की ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग और सोच रही होगी। राजसमंद झील की सबसे बड़ी पहचान है राज प्रशस्ति। इसे दुनिया का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। ये झील के उत्तरी किनारे पर, जिसे 9 चौकी पाल कहते हैं, 25 बड़े बड़े काले मार्बल के पत्थरों पर लिखा गया है। इसे लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट तेलंग और इसकी भाषा है संस्कृत। इसमें मेवाड़ का पूरा इतिहास दर्ज है। इसका हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। उदयपुर की शान है 2 झीलें, पिछोला और फतेह सागर। पिछोला झील को राणा लाखा के टाइम में एक बंजारे ने बनवाया था। इस पर जगमंदिर और जगनिवास नाम के 2 मशहूर टापू हैं। यहीं पर राजस्थान की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव भी चली थी। दूसरी तरफ है फतेह सागर, जिसे बनाया तो महाराणा जयसिंह ने था, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत महाराणा फतेह सिंह ने करवाई। इस पर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है और इसे कोनॉट बांध भी कहा जाता है। चलिए अब कुछ और जरूरी मीठे पानी की झीलों पर एक तेज नजर डालते हैं। अजमेर में है आना सागर झील, जिसे अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। बीकानेर में है कोलायत झील, जो कपिल मुनि के आश्रम के लिए फेमस है और इसे रेगिस्तान का सुंदर बगीचा भी कहते हैं। अलवर की सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। और आखिर में सिरोही की नखी झील, जो माउंट आबू पर है। ये राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद झील है। ये सारे फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने काफी डिटेल में बात की। अब कुछ ऐसे खास पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और जिनसे फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ये टेबल मेमोरी के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है।
सबसे कॉमन सवाल यही बनता है कि कौन सी झील किस जिले में है। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। सांभर जयपुर, पचपदरा बालोतरा, डीडवाना नागौर, लूड़करंदसर बीकानेर, गैप सागर डूंगरपुर। अब दूसरी तरफ देखते हैं। जयसंबंध सलुंबर, राजसंबंध राजसंबंध, पिछोला उदयपुर, नक्की सिरोही और आना सागर अजमेर। इस टेबल को 2-3 बार देखने से सब आसानी से याद हो जाएगा। जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। तो चलिए अब एक पिछले साल का सवाल देखते हैं, जिससे ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, जो हमने अभी अभी कवर किया है। सवाल है, राज प्रशस्ति नाम का शिलालेख किस झील के किनारे पर है? ऑप्शंस हैं जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और आना सागर। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, राजसमंद। जैसा कि हमने बात की थी, दुनिया का ये सबसे लंबा शिलालेख राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर ही है। इस तरह के सवाल सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और हमारा मकसद इन्हीं फैक्ट्स को आसान बनाना है। और अब आखिर में एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन। यहां हम सबसे खास पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए अब फाइनल रिवीजन करते हैं। मान लीजिए एग्जाम से पहले सिर्फ 30 सेकंड हैं, तो खारे पानी की झीलों के बारे में ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली, सांभर सबसे बड़ी, भारत का 8.7% नमक और एक रामसर साइट। दूसरी, पचपदरा सबसे अच्छा खाने वाला नमक, 98% NaCl और खारवाल जाति। तीसरी, डीडवाना इंडस्ट्री में काम आने वाला नमक। और आखिर में बस जगह याद रखनी है, लूणकरंदसर बीकानेर में और ताल छापर चूरू में। बस इतना काफी है। तो ये था राजस्थान की झीलों पर हमारा एक डिटेल्ड एनालिसिस। हमने उनके प्रकार, इतिहास, आर्थिक महत्व और एग्जाम के लिहाज से जरूरी सारी बातें समझी। अब ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे विश्लेषण में सबसे दिलचस्प फैक्ट कौन सा लगा? क्या वो टेथिस सागर का अवशेष होना था, या दुनिया की सबसे लंबी राज प्रशस्ति का इतिहास, या फिर एक बंजारे का पिछोला झील बनाना? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इससे हमें और बेहतर सामग्री बनाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आज एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। राजस्थान, जो अपने शुष्क और रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए जाना जाता है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि पूरे भारत के कुल सतही जल का मात्र 1.16% हिस्सा होने के बावजूद ये राज्य कृषि के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है? ऐसा कैसे संभव हुआ? इसका सीधा सा जवाब है विशाल और महत्वाकांक्षी जल इंजीनियरिंग परियोजनाएं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारे इस मास्टर क्लास में हम इन्हीं परियोजनाओं को बहुत गहराई से समझेंगे। ये चर्चा सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले ये समझेंगे कि राज्य में सिंचाई के साधन क्या हैं। इसके बाद मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर पर विस्तार से बात करेंगे। फिर चंबल और माही जैसी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रहे ERCP, जिसे अब राम जल सेतु कहा जाता है, उसके नवीनतम अपडेट्स को जानेंगे। आखिर में कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे और एक क्विक रिवीजन के साथ इस टॉपिक को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, यानी सिंचाई के साधन और उनका वर्गीकरण। राजस्थान में पानी आखिर आता कहां से है? अगर आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि राज्य में भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। सिंचाई के साधनों में नलकूप या जिन्हें हम ट्यूबवेल कहते हैं, वो 42% के साथ सबसे बड़े स्रोत हैं। जयपुर और अलवर जैसे जिलों में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर आता है नहरों का, जो 30% सिंचाई करती हैं, और इनका दबदबा मुख्य रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले उत्तरी बेल्ट में है। कुएं लगभग 24% और तालाब मात्र 1% योगदान देते हैं। वैसे कुओं की बात हो रही है तो एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना चाहिए। जैसलमेर का चांदन नलकूप, इसके मीठे पानी की अद्भुत उपलब्धता के कारण ही इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण की। आखिर ये तय कैसे होता है कि कौन सी परियोजना छोटी है और कौन सी बड़ी? इसका सीधा सा आधार है सिंचित क्षेत्रफल या कमांड एरिया। अगर किसी परियोजना से 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो उसे लघु यानी स्मॉल परियोजना कहा जाता है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाले क्षेत्र को मध्यम और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित करने वाली परियोजनाओं को वृहद या लार्ज परियोजना माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा भागीदारी इन लघु परियोजनाओं की ही है। कारण बिल्कुल साफ है, ये छोटी परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर काम करती हैं और छोटे व सीमांत किसानों की रोजमर्रा की जरूरतों को सबसे प्रभावी और सटीक ढंग से पूरा करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस परियोजना की जिसने रेगिस्तान की तस्वीर ही बदल दी।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP। इस परियोजना का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। 1952 में पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया। यहीं से इस विशाल नहर का उद्गम होता है। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका उद्घाटन किया और इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, मरुगंगा। इसके मुख्य निर्माता और परिकल्पनाकार प्रसिद्ध इंजीनियर कंवर सेन थे। ये पूरी नहर प्रणाली 2 चरणों में बनकर तैयार हुई है। पहला चरण मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और बीकानेर तक पानी पहुंचाता है, जिसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर और 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर शामिल है। फिर आता है दूसरा चरण, जिसने इस नहर को जैसलमेर के मोहनगढ़ और अंततः बाड़मेर के गडरा रोड तक यानी मरुस्थल में 206 किलोमीटर अंदर तक विस्तार दिया। अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये पूरी प्रणाली 649 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, इतनी लंबी नहर मरुस्थल के बीचों बीच। अब इस नहर की एक बहुत ही अनूठी इंजीनियरिंग विशेषता को समझते हैं। IGNP में कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 7 लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में स्थित हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? दरअसल पश्चिमी राजस्थान का जो पूर्वी भूभाग है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। पानी अपने आप ऊंचाई पर तो जाएगा नहीं, इसलिए पानी को लिफ्ट करके वहां पहुंचाना पड़ता है। इन लिफ्ट नहरों में कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे पहली और सबसे लंबी है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट की खासियत यह है कि यह सबसे ज्यादा जिलों को आपस में जोड़ती है। वहीं पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नागौर जिले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये वहां के फ्लोराइड युक्त पानी की गंभीर समस्या को दूर कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती है। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है तेजाजी, जो केवल बीकानेर में अपनी सेवाएं देती है। खैर, नदी घाटी परियोजनाओं पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर यह विस्तृत विश्लेषण मददगार लग रहा है तो नियमित अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस मास्टर क्लास के सभी विस्तृत नोट्स और हाई यील्ड रिवीजन मटेरियल एकदम फ्री में पाने के लिए हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से जरूर जुड़ें। लिंक मौजूद है, इसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। अब रुख करते हैं राज्य की विशाल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का, विशेषकर चंबल और माही का। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक बहुत ही शानदार संयुक्त प्रयास है। अगर हम चंबल नदी के बहाव को ऊपर से नीचे यानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर देखें तो 4 प्रमुख ढांचे नजर आते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, उसके बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और फिर बूंदी कोटा की सीमा पर जवाहर सागर। इन तीनों बांधों से कुल मिलाकर 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है चौथा ढांचा, कोटा बैराज। अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे, कोटा बैराज कोई स्टोरेज बांध नहीं है और ना ही यहाँ कोई बिजली बनती है। यह सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए पानी को मोड़ने वाला एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे अच्छे से याद रखना चाहिए। अब इन परियोजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। चंबल परियोजना में जल और बिजली का बंटवारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बिल्कुल आधा-आधा यानी 50-50 के अनुपात में है। वहीं दूसरी ओर अगर माही बजाज सागर परियोजना को देखें तो इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का 55% है। ये आंकड़े बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। माही परियोजना विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए एक जीवनदायिनी है, जहां इस पानी से मक्का और कपास की बम्पर खेती संभव हो पाई है। आइए अब पूर्वी राजस्थान के जल प्रबंधन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं, ERCP और राम जल सेतु। हाल ही में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP, जिसे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक या PKC लिंक भी कहा जाता था, उसका नया नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। ये वाकई एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य है मॉनसून के दौरान कुन्नू, काली सिंध और पार्वती नदियों में जो अतिरिक्त पानी बहकर बेकार चला जाता है, उसे बनास और बाणगंगा जैसी नदियों के पानी की कमी वाले बेसिन में ट्रांसफर करना। इस पुनर्गठन के बाद अब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब इसका 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और राज्य को केवल 10% वहन करना होगा। हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब वक्त है थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज का। चलिए एक्टिव रिकॉल के जरिए अपनी समझ को परखते हैं। पहले सवाल पर विचार करें, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? जरा उस विशाल बुनियादी ढांचे को याद कीजिए जिसने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है और जिसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या IGNP।
ये न सिर्फ राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि हिमालयी नदियों के पानी को अरावली के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में लाकर इसने मीलों बंजर भूमि को हरे भरे कृषि क्षेत्रों में बदल दिया है। एक और सवाल लेते हैं। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जरा सोचिए, वो कौन सा प्रमुख आदिवासी बहुल जिला है जो एकदम दक्षिण में स्थित है और जिसे गुजरात के साथ साझा की जाने वाली इस 45-55% वाली परियोजना का सीधा लाभ मिलता है? इसका सटीक जवाब है बांसवाड़ा। माही नदी पर स्थित ये परियोजना दक्षिणी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, जिससे इस पूरे इलाके को भारी मात्रा में जल विद्युत और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। चलिए अब इस पूरी मास्टर क्लास को समेटते हैं और सबसे जरूरी बातों का एक क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। ये 4 परम सत्य हमेशा याद रखने हैं। पहला, राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप या ट्यूबवेल हैं, जिनका योगदान 42% है। दूसरा, आईजीएनपी की सभी 7 लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के केवल बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में स्थित हैं। तीसरा, चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बराबर है, यानी 50-50। और चौथा, नवीनतम राम जल सेतु परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल 21 जिले लाभान्वित होंगे। ये तथ्य भूलने नहीं हैं। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, जब विशाल राम जल सेतु परियोजना पूरी तरह धरातल पर उतरेगी और इन 21 जिलों में चंबल का अतिरिक्त जल स्थायी रूप से पहुंचने लगेगा, तो अगले 1 दशक में वहां के औद्योगिक विकास और किसानों की आय में किस स्तर का अभूतपूर्व बदलाव आएगा। ये इंजीनियरिंग चमत्कार वास्तव में सिर्फ पानी नहीं ला रहे, बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य फिर से लिख रहे हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सीखते रहें और अगले विश्लेषण में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स के साथ। नमस्कार साथियों, इस विशेष एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक बहुत ही फेवरेट यानी हाई यील्ड हिस्सा होता है, राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति। अक्सर होता क्या है कि हम सिर्फ रटने पर फोकस करते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है। हम कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से, इतने लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में प्रश्न चाहे कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा जाए, उसका उत्तर एकदम सटीक निकलेगा। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर वनों का कानूनी वर्गीकरण, इसके बाद ISFR 2021 का महत्वपूर्ण डेटा, फिर भौगोलिक वन प्रकार, कुछ बेहद जरूरी प्रजातियां और ओरण भूमियां, और अंत में अभ्यास के लिए MCQs और क्विक रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, प्रस्तावना और बुनियादी अवधारणाएं। अब इस नंबर को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 32,863 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? ये राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। अगर पूरे राज्य के क्षेत्रफल के नजरिए से देखें तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ठीक 9.60% बैठता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिकॉर्डेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो क्षेत्र है जिसे सरकारी कागजों में वन घोषित किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां वास्तव में बहुत घने जंगल ही हों। खैर, देश के कुल वन क्षेत्र का ये लगभग 4.23% हिस्सा है। ये वो बेसिक नंबर्स हैं जिन पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, जो है वनों का कानूनी वर्गीकरण। राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत प्रशासनिक रूप से पूरे वन क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, और यहीं से सीधे सवाल बनते हैं। सबसे पहला है रिजर्व्ड यानी आरक्षित वन। नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरी तरह रिजर्व्ड है। यहाँ लकड़ी काटने या पशु चराने पर सख्त पाबंदी होती है। ये कुल वन क्षेत्र का 37.05% है और सबसे ज्यादा उदयपुर में है। दूसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टेड यानी रक्षित वन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, 56.43%। यहाँ सरकार की अनुमति से थोड़ी बहुत छूट होती है और ये सबसे ज्यादा 12 जिले में पाए जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अनक्लास्ड यानी अवर्गीकृत वन। ये सबसे छोटा हिस्सा है, मात्र 6.52%। यहाँ कोई खास रोकटोक नहीं होती और ये मुख्य रूप से बीकानेर के आसपास मिलते हैं। इन तीनों का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जहां हम बात करेंगे ISFR 2021 डेटा की, जो कि हर परीक्षा का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब इस डेटा को जरा डिकोड करते हैं, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर हमें फंसाते हैं। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा वन वाले जिलों का क्रम है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। वहीं प्रतिशत के मामले में भी उदयपुर ही टॉप पर है, लगभग 23.49% के साथ। लेकिन असली ट्रैप आता है सबसे कम वाले हिस्से में। देखिए, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ है, तो उत्तर होगा चुरू, जहां मात्र 77.69 स्क्वायर किलोमीटर वन है।
लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि कुल भौगोलिक भूमि के प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ है, तो चुरू मट्टे कर दीजिएगा। तब उत्तर होगा जोधपुर, जो मात्र 0.48% है। चुरू और जोधपुर का ये बारीक अंतर एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा। हम वनों के भौगोलिक प्रकारों की गहराइयों में जाएं, उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर ये एक्सप्लेनर आपको वैल्यूएबल लग रहा है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस पूरे सेशन के फ्री पीडीएफ नोट्स और डेली क्विज प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। भाग 4। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की विविधतापूर्ण जलवायु वनों के प्रकारों को कैसे तय करती है। आप जानते ही हैं कि राजस्थान की भौगोलिक विविधता कितनी कमाल की है। एक तरफ पश्चिम में तपता हुआ मरुस्थल है, तो दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां। इसी वर्षा और तापमान के आधार पर राज्य के वनों को मुख्य रूप से 5 जलवायु समूहों में बांटा गया है। इसमें भी शुष्क सागवान और धोक वन सबसे प्रमुख वर्गीकरण बनकर उभरते हैं। तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन फैले हैं? उत्तर है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, जिन्हें हम आम बोलचाल में ढोक या धोकड़ा के वन कहते हैं। ये अकेले कुल वन क्षेत्र का 58.19% हिस्सा घेरते हैं। ये उन अर्ध शुष्क इलाकों में शानदार तरीके से फलते फूलते हैं, जहां बारिश 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। आपको बता दें कि धोकड़ा का पेड़ ईंधन के लकड़ी का बहुत ही शानदार स्रोत माना जाता है, इसलिए इसका स्थानीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। चलिए इस इकोलॉजी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पश्चिम में चलें तो वहां ट्रॉपिकल थॉर्न या कंटीले वन है, जो करीब 6% क्षेत्र में है। यहां आपको कैक्टस और नागफनी मिलेगी। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे बड़े वन, धोक वन, जो 58% हिस्से में है, लूनी बेसिन और सवाई माधोपुर के आसपास। इसके बाद अलवर और उदयपुर के क्षेत्रों में 28% हिस्से में मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं। और नीचे दक्षिण में जाएं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास करीब 7% क्षेत्र शुष्क सागवान या टीक के वनों का है। और एक बहुत ही रोचक फैक्ट, राज्य के 1% से भी कम हिस्से में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू की ऊंचाइयों पर, जहां बांस और आम के पेड़ हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। भाग 5 की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मरुस्थल की जीवन रेखाओं और ओरण से जुड़े करंट अफेयर्स की। जब भी राजस्थान की बात हो और खेजड़ी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और 1983 में इसे राज्य वृक्ष का सम्मान दिया गया था। इकोलॉजी के नजरिए से ये एक जादू है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के बहुत नीचे तक जाती हैं और ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करके उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, जो बेहतरीन चारा है, और फलियों को सांगरी कहते हैं, जो राजस्थानी थारी की शान है। और हाँ, सांस्कृतिक रूप से बिश्नोई समुदाय का इस पेड़ को बचाने के लिए दिया गया बलिदान तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। खेजड़ी के बाद मरुस्थल का दूसरा सुपर हीरो है रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा और इसे भी 1983 में ही राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसे डेजर्ट टीक या मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लकड़ी गजब की मजबूत और दीमक रोधी होती है। इसका उपयोग बहुत ही प्रीमियम फर्नीचर बनाने में होता है। लेकिन सबसे खास बात, ये पेड़ उड़ती रेत के टीलों को रोकने और मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने में एक ढाल की तरह काम करता है। वनस्पतियों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम और वर्तमान में चर्चा में रहने वाले विषय की, ओरण। ओरण आखिर है क्या? ये राजस्थान में सदियों से स्थानीय समुदायों द्वारा बचाए गए पवित्र वन क्षेत्र हैं। लोग इन्हें किसी स्थानीय लोक देवता को समर्पित कर देते हैं और फिर वहां से एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता। यह एक तरह का पारंपरिक कम्युनिटी कंजर्वेशन है, जो मरुस्थल में पानी और बायोडायवर्सिटी को बचाता है। अनुमान है कि राज्य में ऐसे 25,000 ओरण स्थल हैं, जो 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फैले हैं। लेकिन आज ये बेहद खतरे में है। अतिक्रमण और कुछ बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के चलते इन पवित्र वनों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ओरण का ये मुद्दा कानूनी रूप से काफी लंबा चला है। चलिए इसे निष्पक्ष रूप से समझते हैं। 1996 के गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डीम्ड फॉरेस्ट को परिभाषित किया था। फिर 2005 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने सिफारिश की कि ओरण को भी वन घोषित किया जाए। मामला खिंचता रहा और 2018 में राज्य सरकार ने सिर्फ 5,000 ओरण नोटिफाई करने की योजना बनाई। लेकिन सबसे बड़ा फैसला हाल ही में दिसंबर 2024 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश देते हुए कहा कि इन सभी पवित्र उपवनों की विस्तृत मैपिंग की जाए और इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन जमीनों का किसी भी तरह का औद्योगिक इस्तेमाल ना हो सके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? चलिए अब भाग 6 में देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। ये समय है एक्टिव रिकॉल का। आपके सामने पहला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कुल वन क्षेत्र यानी टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम है? ऑप्शंस हैं जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर।
याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी, चूरू। यहाँ कुल वन क्षेत्र मात्र 77.69 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सवाल में प्रतिशत पूछा जाता तब हम जोधपुर टिक करते। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में किस भौगोलिक वन प्रकार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? ऑप्शंस देखिए। यह एक ऐसा सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस या धोक वन। यह राज्य के लगभग 58% से अधिक वन क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन बनाता है। और आज का तीसरा सवाल, राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न साइंटिफिक नेम्स की आपकी जानकारी चेक करता है। हम जानते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा है और उसका वैज्ञानिक नाम है विकल्प सी, टेकोमिला अंजुलेटा। अगर आप विकल्प ए सोच रहे थे तो याद रखिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया राज्य वृक्ष खेजड़ी का नाम है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेशन को खत्म करने से पहले एक सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। अपने दिमाग में समरी की फोटो खींच लीजिए। कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 32,863 स्क्वायर किलोमीटर। कानूनी रूप से सबसे ज्यादा वन रक्षित श्रेणी में 12 जिले में हैं। ISFR के मुताबिक सबसे ज्यादा वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम चूरू में है। सबसे बड़ा वन प्रकार है धोक वन। और अंत में हमारे राज्य प्रतीक वृक्ष खेजड़ी और पुष्प है रोहिड़ा। परीक्षा से ठीक पहले इस स्लाइड को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अंत में एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। मरुस्थल के इस नाजुक पर्यावरण को बचाना सिर्फ कुछ पेड़ों को बचाने की बात नहीं है, यह उन समुदायों के जीवन और संस्कृति को बचाने के बारे में है जो पीढ़ियों से थार को अपना घर मानते आए हैं। ओरन भूमियों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम आधुनिक विकास की दौड़ और अपनी सदियों पुरानी पारिस्थितिक परंपराओं के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का यह विस्तृत एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हेलो और स्वागत है आपका। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो हर राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की जान है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संपूर्ण औद्योगिक परिदृश्य यानी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की। देखिए, अक्सर जब भी हम राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेतीले धोरे, अरावली की पहाड़ियां या सूखी नदियां, राइट? लेकिन आज के समय में हकीकत इससे बहुत आगे निकल चुकी है। राजस्थान अब एक बहुत बड़ा औद्योगिक पावर हाउस बन चुका है। आज के इस मास्टर क्लास में हम इसी पावर हाउस को गहराई से समझेंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उन्हें हम बहुत ही आसान और याद रखने लायक कॉन्सेप्ट्स में बदल देंगे। तो पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि ये सेशन पूरी तरह से फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर राज्य के प्रमुख उद्योगों और खनिजों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद इस पूरे विकास को संभालने वाली औद्योगिक संस्थाओं और सरकार की लेटेस्ट नीतियों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास और एक क्विक रिवीजन समरी भी होगी, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग में सेट हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, इंडस्ट्रियल सिनेरियो और एक बेसिक ओवरव्यू। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। राजस्थान, जहाँ का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, जहाँ पानी की भारी कमी है और जलवायु की अपनी चुनौतियां हैं। इन सब के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान आज भारत में निवेश के लिए तीसरा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। जी हाँ, थर्ड लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, वो भी महाराष्ट्र और गुजरात के ठीक बाद। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ उद्योगों के लिए एक जबरदस्त इकोसिस्टम बना दिया है। अब अगर हम राज्य के अंदर देखें तो 3 जिलों का नाम सबसे ऊपर आता है। कोटा को हम राजस्थान का औद्योगिक नगर या इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ भारी उद्योगों का काफी तेजी से विकास हुआ है। वहीं अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो वो हमारी राजधानी जयपुर में है। और बात अगर वृहद स्तर के उद्योगों की हो यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो उसमें अलवर सबसे आगे है। अलवर का NCR में होना उसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। तो इन तीनों जिलों का ये अंतर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है, प्रमुख उद्योग और खनिज। आपको पता ही होगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, जहां 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण खनिजों की, एकाधिकार वाले खनिज यानी मोनोपोली मिनरल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत में ये खनिज 100% केवल और केवल राजस्थान में ही निकलते हैं। सबसे पहले हैं सीसा और जस्ता, जिन्हें जुड़वां खनिज भी कहते हैं। इनका मुख्य उत्पादन उदयपुर की जावर माइंस में होता है। दूसरा है वोलिस्टनाइट, जिस पर सिरोही जिले का एकाधिकार है। फिर आता है सेलेनाइट, जो कि जिप्सम का ही एक रूप है। ये मुख्य रूप से बीकानेर की बेल्ट में मिलता है। और अंत में जैस्पर, जो एक अर्धकीमती पत्थर है, उसके लिए हमारा जोधपुर मशहूर है।
एग्जाम्स में सीधे तौर पर इनका मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो ये लिस्ट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। खनिजों के बाद जिस इंडस्ट्री ने राजस्थान को पहचान दिलाई है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे बड़ा कृषि आधारित और सबसे प्राचीन पारंपरिक उद्योग है। और एक खास बात, इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। जब भी कपड़ा उद्योग की बात आती है तो भीलवाड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। हम इसे राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि भारत का कुल 50% पॉलिएस्टर विस्कोस फैब्रिक अकेले भीलवाड़ा में बनता है। इस पूरे क्लस्टर का सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है ना कमाल की बात। इसके अलावा अगर पारंपरिक छपाई की बात करें तो जयपुर के सांगानेर और बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसकी क्वालिटी और खासियत को पूरी दुनिया में प्रमाणित करता है। अब देखिए, राजस्थान की ताकत सिर्फ खनिजों या कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी हमारा राज्य बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। डेयरी की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पशुपालन यहाँ के ग्रामीण इलाकों की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। और ऊन उत्पादन में तो पूछिए ही मत, राजस्थान निर्विवाद रूप से देश में पहले नंबर पर है। पूरे भारत का लगभग 46% ऊन अकेले राजस्थान से आता है। इसके साथ ही सरसों, बाजरा और ग्वार के उत्पादन में भी राजस्थान पूरे देश में टॉप पर है। एग्रो बेस्ड उद्योगों की बात चल रही है तो चीनी उद्योग की क्रोनोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। ये डेटा अक्सर एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। राजस्थान की जो सबसे पहली प्राइवेट चीनी मिल थी वो 1932 में स्थापित हुई थी, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल की बात करें तो वो थी गंगानगर शुगर मिल, जो 1956 में बनी। अब इस गंगानगर मिल का एक बहुत ही शानदार फैक्ट है, 1968 में ये एकमात्र ऐसी मिल बन गई थी जहां गन्ने के साथ साथ चुकंदर यानी बीट रूट से भी चीनी बनाई जाने लगी। तो ये प्राइवेट और पब्लिक मिल का अंतर और उनके साल आपको एकदम ध्यान रखने हैं। चलिए अब प्रवेश करते हैं सेक्शन 3 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, कोई भी उद्योग हवा में तो पनपता नहीं है, उससे जमीन, बिजली, पानी और सबसे जरूरी पैसा चाहिए होता है। तो आइए उस संगठनात्मक ढांचे को समझते हैं जो इस पूरे विकास को संभव बनाता है। संस्थाओं की ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले साल 1955 में आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। इसका काम है छोटे और मझोले उद्योगों को टर्म लोन देना। फिर 1961 में आया राजसीको, जो छोटे उद्योगों और हस्तशिल्पियों को कच्चे माल और मार्केटिंग में मदद करता है। इसके बाद 1969 में रीको की स्थापना हुई, जो राज्य में औद्योगिक विकास की सबसे शीर्ष संस्था है। और आखिर में 1984 में आरएचडीसी बना, जिसका मुख्य काम सूती हथकरघा और हमारे पारंपरिक बुनकरों को बढ़ावा देना है। तो 1955, 61, 69 और 84 ये 4 साल आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 415 से भी ज्यादा। ये नंबर दिखाता है रीको के विशाल नेटवर्क की ताकत को। रीको ने अब तक 93,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण करके पूरे राजस्थान में 415 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरियाज विकसित किए हैं। और रीको सिर्फ खाली जमीन नहीं देता, वो वहां सड़कें, बिजली, पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी बुनियादी सुविधाएं डेवलप करता है। नीमराणाओं और घिलौट में जो भारत के पहले जापानी जोन बने हैं वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो हम कह सकते हैं कि रीको ही वो असली कैटलिस्ट है जो राज्य में इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारता है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, सक्सेस कभी भी तुक्के से नहीं मिलती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अगर आपको इन सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अपनी परमानेंट मेमोरी में फिक्स करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पूरे सेशन के एक्सक्लूसिव और हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका ये सपोर्ट ही हमें ऐसे डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर क्लास बनाने की एनर्जी देता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा चौथा सेक्शन है प्रमुख नीतियां और योजनाएं। अब देखिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा तभी लगाता है जब उसे अच्छे इंसेंटिव्स और आसान लोन मिले। तो आइए देखते हैं कि सरकार की कौन सी लेटेस्ट नीतियां गेम चेंजर साबित हो रही है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो 2024 से 2029 तक लागू है। इसके प्रावधानों को जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी उद्योग के लिए बिजली सबसे बड़ा खर्चा होती है, राइट? तो सरकार ने रिप्स के तहत 7 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दे दी है। बिल्कुल 100%। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क पर भी पूरी छूट है। पुराने वैट को लेकर भी राहत दी गई है। और एक बहुत ही शानदार चीज, अगर कोई कंपनी स्थानीय श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग देती है तो सरकार प्रति श्रमिक हर महीने एक विशेष सब्सिडी भी देती है। यही वो भारी भरकम इंसेंटिव्स हैं जो राजस्थान को नए व्यवसायों के लिए एक मैग्नेट बना रहे हैं। अब आते हैं सीधी फाइनेंशियल सपोर्ट यानी लोन स्कीम्स पर। इन दो प्रमुख योजनाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
पहली है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसे हम MLUP भी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर 5 साल तक 5 से 8% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके ठीक उलट जो बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम आई है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसका पूरा फोकस हमारे युवाओं और कारीगरों पर है। इसमें लोन की लिमिट 2 करोड़ रुपए है, लेकिन फायदा यह है कि इसमें 8% की सीधी सब्सिडी मिलती है, और अगर उद्यमी महिला है या SC/ST वर्ग से है तो 1% एक्स्ट्रा, यानी कुल 9% की ब्याज सब्सिडी। इन दोनों का टारगेट ऑडियंस और उनकी लिमिट्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बहुत बढ़िया, तो थ्योरी हमने काफी पढ़ ली। अब समय आ गया है हमारे 5वें सेक्शन का PYQ प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा है, चलिए उसे असली सवालों पर टेस्ट करते हैं। ये वो सवाल हैं जो पिछले एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल ये रहा, राजस्थान के किस औद्योगिक केंद्र को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है? सोचिए जरा, कानपुर अपने भारी उद्योगों के लिए पूरे देश में मशहूर है, तो राजस्थान में वो कौन सा शहर है जिसकी तुलना कानपुर से की जाती है? पहले सेक्शन की वो बात याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका एकदम सटीक जवाब है कोटा। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोटा को भारी उद्योगों की सघनता की वजह से औद्योगिक नगर कहा जाता है। चंबल नदी के कारण यहाँ पानी और बिजली की कभी कमी नहीं रही, जिसने बड़े कारखानों को यहाँ पनपने में मदद की, और इसी वजह से इसे राजस्थान का कानपुर की उपाधि दी गई है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। राजस्थान में प्रमुख टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? याद कीजिए, जब हम कपड़ा उद्योग के आंकड़े पढ़ रहे थे तो हमने एक खास शहर पर बहुत जोर दिया था। क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जवाब है भीलवाड़ा। ये शहर पूरे भारत का 50% पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाता है और राज्य का निर्विवाद टेक्सटाइल पावर हाउस है। इसीलिए ज्यादातर प्रमुख टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट्स यहीं लगाए जा रहे हैं, और इसीलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। एक्सीलेंट। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे सेक्शन पर आ गए हैं, क्विक रिवीजन समरी। पिछले कुछ मिनटों में हमने जितने भी हाई यील्ड फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, उन्हें एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं। इस रैपिड फायर रिवीजन से हमारा सारा नॉलेज पक्का हो जाएगा। राजस्थान के इस औद्योगिक भूगोल के 4 मुख्य पिलर्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, खनिज, जिसमें उदयपुर सीसा जस्ता में लीड करता है और जिप्सम या सेलेनाइट और वॉलिस्टनाइट में हमारा एकाधिकार है। दूसरा, वस्त्र उद्योग, जहां भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। तीसरा, संस्थाएं, RFC बनी 1955 में और रीको बना 1969 में। और चौथा, नीतियां, जहां रिप्स 2024 उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी और स्टैम्प ड्यूटी में 100% की भारी छूट देती है। और जाते जाते एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करना जरूरी है जो राजस्थान का भविष्य बदलने वाला है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC। ये वो प्रोजेक्ट है जो राज्य का पूरा औद्योगिक भार अपने कंधों पर उठाएगा। इस पूरे फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 387 किलोमीटर का हिस्सा हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके पहले चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को एक वर्ल्ड क्लास हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। आने वाले समय में ये लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अभूतपूर्व बूस्ट साबित होगा। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। जब ये विशाल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बाड़मेर रिफाइनरी पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से वो कौन सा उभरता हुआ सेक्टर होगा जो राजस्थान के $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को सच में साकार करेगा? क्या वो पेट्रोकेमिकल्स होगा, सोलर एनर्जी या फिर कुछ और? अपना जवाब और लॉजिक कमेंट्स में जरूर शेयर करें, मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इस मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन मास्टर क्लास में। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों का एकदम कोर है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों की। एक समय था जब राजस्थान का नाम सुनते ही बिजली कटौती याद आती थी, लेकिन भाई आज कहानी एकदम पलट चुकी है। आज हम ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इस सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक के सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे, ताकि एग्जाम्स में एक भी सवाल बाहर न जाए। चलिए बिना देरी किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 54.77 गीगावाट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 54.77 गीगावाट को पार कर चुकी है। अगर हम मार्च 2020 से तुलना करें ना, जब ये क्षमता सिर्फ 22 गीगावाट के आसपास थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमने केवल 5 सालों में कितनी जबरदस्त छलांग लगाई है। ये आंकड़ा सीधे परीक्षा में छप सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये राजस्थान के बेहतरीन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा में हुए बूम का सबसे बड़ा सबूत है।
तो आज की इस क्लास का सिलेबस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है। सबसे पहले ऊर्जा के वर्गीकरण का बेसिक समझेंगे, फिर पारंपरिक स्रोतों जैसे तापीय और परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे, उसके बाद जलविद्युत और गैस परियोजनाओं को देखेंगे। चौथे हिस्से में हम राजस्थान की असली ताकत यानी नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पर फोकस करेंगे, फिर लेटेस्ट पॉलिसीज और टारगेट्स को समझेंगे और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग पर, ऊर्जा का वर्गीकरण और इसके मुख्य आधार। देखिए, किसी भी मुश्किल डेटा को रटने से पहले ना उसके पीछे के साइंस को समझना बहुत जरूरी है। ऊर्जा को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है पारंपरिक ऊर्जा, यानी वो स्रोत जिनका इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जल विद्युत। और दूसरे हैं गैर पारंपरिक या नवीन स्रोत, जिनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हाल ही के दशकों में शुरू हुआ है, जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन और बायोमास। एग्जाम में अक्सर 4 ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं कि इनमें से पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कैच है। ध्यान रखिएगा कि जल विद्युत वैसे तो एक नवीनीकरणीय स्रोत है, लेकिन उत्पादन के नजरिए से इसे पारंपरिक श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि बांधों से बिजली तो हम दशकों से बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जहां हम राज्य के पारंपरिक तापीय और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करेंगे। अब ये जो तुलना हम देखने वाले हैं ना, ये एग्जाम्स के लिए एक पूरी की पूरी गोल्ड माइन है। इसमें जो हाईलाइट किए गए शब्द हैं उन पर खास ध्यान देना है। अगर सवाल आता है कि राज्य का पहला थर्मल प्लांट कौन सा है, तो जवाब होगा कोटा, जो 1983 में बना और 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है। लेकिन अगर सवाल में सुपर शब्द जुड़ जाए, यानी पहला सुपर थर्मल कौन सा है, तो जवाब बदलकर हो जाएगा सूरतगढ़। ये श्री गंगानगर में है और 2820 मेगावाट के साथ फिलहाल राज्य का सबसे बड़ा प्लांट है। सुपर थर्मल का सीधा सा मतलब है जहां एक ही जगह पर 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनती हो। और तीसरी सबसे अहम चीज, छबड़ा। ये राज्य का पहला क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्रिटिकल तकनीक मतलब कम कोयले में ज्यादा बिजली और प्रदूषण भी कम। इस तरह आमने सामने रखकर तुलना करेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान का सफर बहुत ही दिलचस्प है। रावत भाटा का नाम तो हम सबने सुना है। ये चित्तौड़गढ़ में है और हमारे राज्य की शान है। इसकी अभी की वर्किंग कैपेसिटी 1080 मेगावाट है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि फरवरी 2026 में इसकी यूनिट 7 ने 700 मेगावाट की अपनी पूरी क्षमता हासिल कर ली है और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। इसके अलावा बांसवाड़ा में माही नदी के पास एक नया परमाणु संयंत्र प्रस्तावित है, जिसका नाम है माही बांसवाड़ा। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी और इसे अश्वनी नाम का एक जॉइंट वेंचर बना रहा है। परमाणु ऊर्जा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बिना रुके 2400 घंटे बिजली देती है, जो सोलर पावर के साथ हमारे ग्रिड को बैलेंस करने में बहुत काम आती है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, यानी जल विद्युत और गैस परियोजनाएं। तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ये डिटेल्ड मास्टर क्लास पसंद आ रही है और आप एग्जाम से जुड़ा कोई भी अहम टॉपिक मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पूरी क्लास की हाई क्वालिटी PDF और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। राजस्थान में 12 मासी नदियां कम हैं, इसलिए हमारी ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं संयुक्त हैं, यानी दूसरे राज्यों के साथ मिलकर चल रही हैं। चंबल नदी पर जो 3 बांध हैं, उनसे कुल 386 मेगावाट बिजली बनती है। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का आधा आधा यानी 50-50 का हिस्सा है। मतलब हमारे पास 193 मेगावाट आता है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, माही बजाज सागर परियोजना। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है। इस प्रोजेक्ट में पानी का बंटवारा तो गुजरात और राजस्थान के बीच 45 और 55 के अनुपात में है। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो 100% बिजली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को मिलती है। पूरी 140 मेगावाट हमारी है। वहीं भाखड़ा नांगल में हमारा फिक्स हिस्सा 15.2% है। ये सारे नंबर्स एकदम उंगलियों पर रटे होने चाहिए। गैस और लिग्नाइट आधारित प्लांट्स को भी फटाफट देख लेते हैं। नेचुरल गैस को ऊर्जा क्षेत्र में एक ब्रिज फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये कोयले के मुकाबले काफी कम प्रदूषण फैलाती है। जैसलमेर का रामगढ़ राज्य का पहला गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ऐसे ही धौलपुर में 330 मेगावाट का धौलपुर CCPP है। और अगर लिग्नाइट कोयले की बात करें, जो बाड़मेर और बीकानेर में खूब मिलता है, तो राज्य का पहला लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट गिरल है, जो बाड़मेर में है। एग्जाम में अक्सर इन जगहों के नाम सीधे मैच मेकिंग वाले सवालों में पूछ लिए जाते हैं। अब शिफ्ट करते हैं चौथे और सबसे एक्साइटिंग भाग पर, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन, जो आज राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। भड़ला जैसे मेगा सोलर पार्क आज मीलों दूर तक फैले हुए हैं। आपको पता ही होगा, राजस्थान में साल के 325 से ज्यादा दिन तेज धूप खिलती है और यहाँ विशाल बंजर जमीन भी मौजूद है। इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में अकेले सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33 गीगावाट को पार कर गई है। सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है।
सरकार के बेहतरीन मॉडल और यहाँ हो रहे भारी निवेश ने आज राजस्थान को इस मामले में पूरे देश में नंबर 1 बना दिया है। रेगिस्तान की रेत के ऊपर तो धूप है, लेकिन उस रेत के नीचे क्या है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। राजस्थान का हाइड्रोकार्बन बेसिन 14 जिलों में फैला है और इसे 4 मुख्य बेसिनों में बांटा गया है। सबसे अहम है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जहां मंगला और भाग्यम जैसे तेल क्षेत्रों से आज कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जो गैस से भरपूर है। तीसरा है बीकानेर नागौर और चौथा विंध्यन बेसिन। अब ये जो फैक्ट है ना, इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बॉम्बे हाई के बाद भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल आज हमारा राजस्थान निकालता है। पूरे देश के कच्चे तेल के उत्पादन में 22 से 23% का भारी भरकम योगदान सिर्फ इसी राज्य का है। ये फैक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 5 स्टार रेटिंग वाला है। अब नजर डालते हैं भाग 5 पर, जो है हमारी नवीनतम नीतियां और भविष्य के टारगेट्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है और इस पॉलिसी में एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक 125 गीगावाट क्लीन एनर्जी। अब ये नंबर हासिल कैसे होगा, इसका गणित समझते हैं। इस 125 गीगावाट में से 90 गीगावाट अकेले सोलर से आएगा, 25 गीगावाट पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं से मिलेगा और सबसे अहम 10 गीगावाट पंप स्टोरेज और बैटरी से आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैटरी क्यों? क्योंकि सूरज रात में तो चमकता नहीं, लेकिन बिजली हमें 24 घंटे चाहिए। तो दिन की एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर करने के लिए ये 10 गीगावाट का बैकअप प्लान बनाया गया है, जो एक बहुत ही शानदार रणनीति है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग की तरफ, अभ्यास और क्विक रिवीजन। देखते हैं आपको कितना याद रहा। ये रहा आज का प्रैक्टिस सवाल। माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का विशिष्ट पावर शेयर यानी विद्युत हिस्सा कितने प्रतिशत है? जरा दिमाग पर जोर डालिए और इसका जवाब सोचिए। और सही जवाब है पूरे 100%। जी हाँ, यहीं पर एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पानी वाला 45-55 का रेशियो याद रह जाता है और वो एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पानी बटेगा लेकिन बिजली का पूरा 100% हिस्सा यानी पूरी 140 मेगावाट बिजली सिर्फ हमारे राजस्थान की है। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स पर, एक रैपिड फायर रिवीजन के जरिए। जो भी शब्द हाईलाइट किए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। हमारी वर्तमान कुल क्षमता कितनी है? बिल्कुल सही, 54.77 गीगावाट। राज्य का पहला सुपर तापीय संयंत्र कौन सा है? सूरतगढ़। चंबल जल विद्युत में मध्य प्रदेश के साथ हमारा शेयर क्या है? 50 से 50 का। और 2024 की नीति के तहत 2030 का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 125 गीगावाट। आज की ये शानदार क्लास एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो ऐतिहासिक रूप से बिजली की कमी का सामना करता था, वो आज ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज और 125 गीगावाट के लक्ष्य के साथ भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इंजन बन रहा है। ये भौगोलिक और आर्थिक बदलाव न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। आपको क्या लगता है कि ये लक्ष्य हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह बदल कर रख देगा? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। बस इसी तरह निरंतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विस्तृत और कॉन्सेप्ट से भरपूर मास्टर क्लास में डाइव करते हैं। आज के इस विशेष सेशन का विषय है राजस्थान का भूगोल और इसकी अकल्पनीय खनिज संपदा। देखिए, यह सेशन विशेष रूप से उन हाई यील्ड फैक्ट्स और डेटा को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सीधे परीक्षाओं में टकराते हैं। आप भी जानते हैं कि राजस्थान का भूगोल बिना खनिजों के अध्ययन के बिल्कुल अधूरा है ना? चाहे वो धात्विक खनिज हो, अधात्विक हो या फिर हाल ही में मिले लिथियम और पोटैश के वो विशाल भंडार, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक क्लासरूम टीचर की तरह आज मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूं। तो अपना पूरा ध्यान विषय पर केंद्रित रखिएगा, क्योंकि जमीन के नीचे छिपे खजाने का यह वैज्ञानिक और परीक्षाोन्मुख विश्लेषण अब शुरू होने जा रहा है। अब सबसे पहले इस अकेले नंबर पर गौर कीजिए, 81। काफी दिलचस्प है, राइट? राजस्थान को ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, और इसका कारण यही नंबर है, क्योंकि पूरे राज्य में 81 विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन रुकिए, परीक्षा में अक्सर एक और आंकड़ा पूछा जाता है कि इन 81 खनिजों में से वर्तमान में कितनों का वास्तव में खनन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है 58। जी हाँ, 81 में से 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन किया जा रहा है, जिसमें 22 मुख्य और 36 लघु खनिज शामिल हैं। अगर हम पूरे देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य की बात करें तो उसमें राजस्थान का योगदान लगभग 12% है। खनिज भंडारण के मामले में पूरे देश में इसका दूसरा स्थान है और उत्पादन के मामले में तीसरा। जरा सोचिए, ये आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर पर इसके रणनीतिक महत्व को कितनी स्पष्टता से स्थापित करता है।
फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण की हमारी रूपरेखा क्या रहने वाली है। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के खनिजों के अवलोकन से, फिर धात्विक और अधात्विक खनिज देखेंगे, उसके बाद ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन बेसिन, फिर नवीनतम खोजें, खनिज नीति 2024 के लक्ष्य, और अंत में एक क्विक रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज के साथ अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो आइए खंड 1 से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, राजस्थान के खनिजों का एक विस्तृत अवलोकन। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन एकाधिकार वाले खनिजों यानी मोनोपॉली मिनरल्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। एकमात्र उत्पादक होने का सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत में इन खनिजों का 100% उत्पादन केवल और केवल राजस्थान में होता है। इनमें शामिल हैं लीड यानी सीसा, जिंक यानी जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ऐतिहासिक संदर्भ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्ष 2004-5 तक राजस्थान गार्नेट यानी तांबड़ा का भी एकमात्र उत्पादक था। इसके अलावा कैल्साइट, जिप्सम और चांदी के मामले में भी राज्य का लगभग पूर्ण एकाधिकार है। देखिए, परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि इनमें से किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है। इसलिए मेरी सलाह है कि इन 4 नामों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं खंड 2 पर। यहाँ हम भारी डेटा वाले सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज और उनके प्रमुख उत्पादक जिले। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये प्रमुख धात्विक खनिजों को उनके शीर्ष उत्पादक जिलों के साथ बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। आयरन ओर या लौह अयस्क, जो मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का होता है, उसके लिए जयपुर का मोरिजा बानोल क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। वैसे करौली में भी हाल ही में भारी मात्रा में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। अब बात करें मैंगनीज की, जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं, तो ये पूरी तरह से बांसवाड़ा बेल्ट में केंद्रित है, विशेषकर लीलावानी और कालाखूंटा खदानों में। कॉपर या तांबे का नाम आते ही खेतरी झुंझुनू का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है ना? साथ ही अलवर और उदयपुर में भी इसके अच्छे भंडार हैं। और टंगस्टन, जो वॉल्फ्रामाइट अयस्क से मिलता है, ऐतिहासिक रूप से नागौर के डेगाना से जुड़ा हुआ है। बल्ब के फिलामेंट और रक्षा उपकरणों में इसका बहुत भारी उपयोग होता है। इन खदानों के नाम सीधे मिलान करने वाले यानी मैचिंग वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। लीड और जिंक से हर साल लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये डेटा आपको अपने दिमाग में ड्रिल कर लेना है। सीसा और जस्ता अक्सर एक साथ मिलते हैं गैलेना नामक मिश्रित अयस्क के रूप में। आपको उदयपुर की जावर खदानें, विशेषकर मोचिया मगरा, राजसमंद की राजपुरा दरीबा बेल्ट और भीलवाड़ा की रामपुरा आगूचा खदानों के नाम एकदम रटे होने चाहिए। राजस्थान में सीसा और जस्ता के 629 मिलियन टन से अधिक के विशाल भंडार हैं और इसका प्रमुख शोधन केंद्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में स्थित है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट ये है कि सिल्वर यानी चांदी को भी मुख्य रूप से इसी सीसा जस्ता अयस्क के सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। यही कारण है कि चांदी के उत्पादन में भी उदयपुर और राजसमंद ही सबसे आगे हैं। अब जरा अधात्विक खनिजों की ओर बढ़ते हैं। यहां सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है रॉक फॉस्फेट का उत्पादन। देखिए कैसे उदयपुर जिले का झामरकोटड़ा क्षेत्र भारत के रॉक फॉस्फेट उत्पादन में अकेले 92% से अधिक का योगदान देता है। 92%! जरा सोचिए, रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में यह सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वहीं अगर हम जिप्सम की बात करें, जिसे हरसोंठ या खड़िया भी कहते हैं, तो यह सीमेंट उद्योग और मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए एकदम रामबाण है। बीकानेर का जामसर और नागौर का गोठ मांगलोद क्षेत्र इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बात करें तो राजस्थान पूरे देश में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और यहां इसके अलग अलग ग्रेड मिलते हैं, जैसे सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ और नागौर में, केमिकल ग्रेड जोधपुर में और सबसे खास स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में पाया जाता है। खंड 3, ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन बेसिन। आइए देखते हैं कि कैसे राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में एक पावर हाउस बन रहा है। खनिजों के अलावा राजस्थान अब ऊर्जा उत्पादन के मामले में भी एक पूर्ण पावर हाउस बन चुका है। आपको शायद पता हो, बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। यहाँ 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले 4 प्रमुख हाइड्रोकार्बन बेसिन हैं जो 14 जिलों में विस्तृत हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बाड़मेर सांचौर बेसिन। आपको मंगला फील्ड का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि यहीं से 29 अगस्त 2009 को पहली बार व्यावसायिक तेल उत्पादन शुरू हुआ था। इस बेसिन में भाग्यम, ऐश्वर्या और रागेश्वरी जैसे 38 से अधिक तेल क्षेत्र मौजूद हैं। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जो प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों के लिए जाना जाता है। तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन है, जो पेलियोजोइक युग की पुरानी चट्टानों से बना है। और चौथा है विंध्यन बेसिन, जो मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला है। इसी अपार तेल संपदा को देखते हुए ही बाड़मेर के पचपदरा में एक विशाल रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है।
इससे पहले कि हम हाई प्रायोरिटी करंट अफेयर्स और हाल ही में हुई कुछ चौंकाने वाली भौगोलिक खोजों पर जाएं, बस 1 सेकंड का समय निकालें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आज के इस मास्टर क्लास के मुफ्त पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। यकीन मानिए, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के समय ये पीडीएफ आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। खंड 4 नवीनतम खोज और अपडेट। ये सेक्शन करंट अफेयर्स से जुड़ा है और यहाँ से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। नागौर के रेवेंट हिल्स में चल रही इस ड्रिलिंग गतिविधि को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र टंगस्टन के लिए जाना जाता था, है ना? लेकिन हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने यहाँ लिथियम के विशाल भंडार की पुष्टि की है। और ये कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है, ये अनुमानित भंडार लगभग 14 मिलियन टन का है। ये खोज भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और बैटरी निर्माण उद्योग के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होने वाली है। अभी स्थिति ये है कि भारत अपनी लिथियम आवश्यकताओं का लगभग 80% चीन और अन्य देशों से आयात करता है, लेकिन डेगाना में हुई ये शानदार खोज हमारी इस आयात निर्भरता को भारी मात्रा में कम कर देगी। बिल्कुल इसी तरह राजस्थान के हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में मिले पोटाश के इन विशाल गहरे बैठे भंडारों के सरकारी डेटा पर नजर डालिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपने कुल पोटाश भंडार का लगभग 94% हिस्सा केवल और केवल राजस्थान में रखता है, मुख्य रूप से सिल्वाइट अयस्क के रूप में। पोटाश हमारी कृषि और उर्वरकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है और विडंबना देखिए कि वर्तमान में भारत इसके लिए पूरी तरह से बाहरी देशों से आयात पर निर्भर है। अच्छी खबर यह है कि हनुमानगढ़ जिले में झंडावाली सतीपुरा ब्लॉक को कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलाम भी कर दिया गया है। जब यहां खनन पूरी तरह से शुरू होगा तो जरा सोचिए, ये न केवल हमारी कीमती विदेशी मुद्रा बचाएगा बल्कि पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की एक नई लहर लेकर आएगा। खंड 5 खनिज नीति 2024। आइए देखते हैं कि सरकार के 2046-47 के लिए क्या विजन और लक्ष्य हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति और वर्ष 2047 के विकसित भारत के विजन की तुलना करें तो आप देखेंगे कि नई खनिज नीति के लक्ष्य बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी हैं। पहला लक्ष्य है वर्तमान में जो 58 खनिजों का खनन हो रहा है उसे बढ़ाकर 70 खनिजों तक ले जाना। दूसरा, राज्य का खनिज राजस्व जो अभी है उसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोजगार। माइनिंग सेक्टर के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का एक दृढ़ संकल्प लिया गया है। इसके अलावा एक और मॉडर्न अप्रोच ये है कि माइनिंग डंप और टेलिंग से कीमती धातुएं निकालने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। खंड 6 रिवीजन और MCQs। चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपने इस सेशन से कितना कुछ याद रखा है। इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। याद है, शुरुआत में ही हमने मोनोपोली मिनरल्स यानी एकाधिकार वाली श्रेणी को कवर किया था। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए वो कौन सा खनिज था जिसमें राजस्थान का 100% एकाधिकार है। अगर आपका जवाब वोलास्टोनाइट था तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया। यह दिखाता है कि आपने तथ्यों को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। राजस्थान का वोलास्टोनाइट पर पूर्ण एकाधिकार है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से टाइल्स और सीमेंट शीट बनाने में किया जाता है। और हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा था, लेड, जिंक और सेलेनाइट भी इसी एकमात्र उत्पादक वाली खास श्रेणी में आते हैं। चलिए एक और बहुत ही शानदार सवाल। ये अत्यधिक संभावित प्रश्न है जो सीधे तौर पर हाल के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और करंट अफेयर्स पर आधारित है। वो कौन सा जिला और कौन सी पहाड़ी थी जो पहले किसी और धातु के लिए प्रसिद्ध थी लेकिन अब लिथियम के लिए चर्चा में है? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है नागौर, और विशेष रूप से डेगाना क्षेत्र की रेवंत पहाड़ियां। जैसा कि मैंने बताया था, डेगाना का ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये दशकों तक टंगस्टन उत्पादन का मुख्य केंद्र रहा है। लेकिन अब यही क्षेत्र लिथियम की इतनी विशाल खोज के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। इस तथ्य को अच्छे से याद रखिएगा, ये परीक्षा हॉल में आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए इस सेशन का समापन हम एक क्विक रिवीजन समरी के साथ करते हैं जो आज के 4 सबसे बड़े टेकअवेज को संक्षेप में आपके सामने रखता है। पहला पॉइंट, राजस्थान में 61 प्रकार के खनिज मौजूद हैं जिनमें से 58 की माइनिंग होती है। दूसरा पॉइंट, मोनोपोली वाले खनिज कौन से हैं? लेड, जिंक, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट। तीसरा पॉइंट, पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ 4 बेसिन हैं और सबसे महत्वपूर्ण है बाड़मेर का मंगला फील्ड। और चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, क्रिटिकल खनिज करंट अफेयर्स, नागौर के डेगाना में लिथियम और हनुमानगढ़ बीकानेर बेल्ट में पोटैश की खोज। इन 4 बिंदुओं को तो आपको किसी भी हाल में भूलना ही नहीं है।
और अंत में जैसे ही हमारा यह विश्लेषण समाप्त होता है, मैं आपको इस विचार के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए कि ये अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं राजस्थान को भारत के भविष्य के बिल्कुल केंद्र में कैसे स्थापित करती हैं। रेत के इन विशाल धोरों के नीचे न जाने और कितने क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास ने खनिजों से जुड़े आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा। बस ऐसे मन लगाकर पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और हम मिलेंगे अगले ऐसे ही एक शानदार विश्लेषण में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।